जब मैं उससे पहली बार मिली थी, उसे देखकर लगा कितनी फुर्सत से भगवान ने बनाया है उसे। वो एक चंचल हिरनी सी, खुशमिजाज, थोड़ी सी सांवली पर लंबी, पतली, खूबसूरत सी। उसके लंबे काले बाल और उसका मुस्कुराता चेहरा, बस एक बार जो देख ले दिल हार जाए। कॉलेज में हम दोनों साथ ही एडमिशन लिए थे। पहले दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर डरते हुए पहुंची थी, तो वो मेरे बगल से गुजरते हुए मेरा हाथ थाम ली। मैं अचानक से पकड़े हुए हाथ को देखी, फिर उसकी तरफ देखी। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, डरो नहीं, वरना ये सीनियर हमें और डराएंगे। मैं धीरे से बोली, आज पहला दिन है ना, इसलिए डर। वो बीच में ही बोल पड़ी, मेरा भी पहला ही दिन है। इतने में हम कॉलेज के ग्राउंड में काफी अंदर आ चुके थे। फिर बोली, हाय मैं सिप्रा, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ ग्रुप। हाय मैं नब्या, ग्रुप फर्स्ट ईयर मैथ। सिप्रा, अरे वाह, फिर तो हम दोनों का क्लासरूम भी एक ही है। चलो ढूंढते हैं। कुछ देर बाद हम क्लास में थे। हम दोनों की दोस्ती तो गेट पर ही हो चुकी थी, अब साथ ही बैठते थे। मैं अपना शहर छोड़कर यहाँ हॉस्टल में रहने आई थी और सिप्रा इसी शहर की थी। हम दोनों अच्छी दोस्त बन गए थे। हम हॉस्टल तक साथ में जाते थे, फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती थी। कॉलेज जाते हुए 2 महीने हो गए। आज संडे था, मुझे कुछ सामान लेना था, इसलिए मैं मार्केट निकल गई। मार्केट में मुझे एक गाड़ी से चोट लग गई। मैं गिर गई, तभी इत्तेफाक से वहां से प्रा आ गई, मुझे अपने घर ले गई, क्योंकि उसका घर मार्केट में ही था। मुझे उस दिन अपने घर ही रोक लिया उसने। मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसलिए मैं रेस्ट कर रही थी। उसके घर में सारा काम सिप्रा ही कर रही थी। वो सारे काम बड़ी ही तन्मयता से कर रही थी। उसके घर में उसके मम्मी पापा, भैया भाभी, एक 2 साल का भतीजा और बूढ़ी दादी थी। दादी काफी चिड़चिड़ी लग रही थी। वो हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल कर सिप्रा को ताने मारे जा रही थी। फिर भी वो उनका ख्याल एक छोटे से बच्चे की तरह रख रही थी। भैया को घर के किसी मामले से कोई मतलब नहीं था। भाभी काफी चालाक लगी। वो सिप्रा को बहलाकर अपना और अपने बच्चे का सारा काम उसी से करवा रही थी और सिप्रा सब कुछ मुस्कुराते हुए करती जा रही थी। उसके पापा और मम्मी एक ही स्कूल में टीचर थे, पर उन दोनों का व्यवहार सिप्रा के लिए ठीक था। सिप्रा सुबह से लगी थी, सबका नाश्ता, चाय, टिफिन खाना सब सिप्रा की जिम्मे था। घर की साफ सफाई, कपड़ा, सारा काम करने के बाद वो कॉलेज जाती थी। आते हुए घर के लिए जरूरी सामान भी खरीद कर ले आती थी, फिर घर आकर काम में जुट जाती थी। मैं उससे पूछ ली, यार तू इतना काम इतनी जिम्मेदारी से कैसे कर लेती है? तू पढ़ाई कब करती है? वो मुस्कुराकर बोली, काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब हम किसी अपने के लिए कुछ करते हैं, तब मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। और पढ़ाई जब सब सो जाते हैं, तब कर लेती हूँ। उसका जवाब सुनकर मैं बोली, और जब दादा दादी ताने देती हैं तब? वो हंसते हुए बात काट कर बोली, उनके तानों में प्यार छुपा होता है, जो सिर्फ मुझे ही दिखता है। मैं उसकी बातों को सुनकर चुप हो गई। कुछ दिन बीत गए। हम दोनों साथ ही कॉलेज पहुंचते, साथ ही रहते और वापस भी साथ लौटते। उसे देखकर कभी नहीं लगता कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, वो थकी हुई है। वो हमेशा ताजे फूलों की तरह हंसती मुस्कुराती रहती थी, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। इस कारण कई बार हम परेशानी में भी पड़ जाते थे, पर वो मदद जरूर करती थी। एक दिन हम दोनों लाइब्रेरी में गए। मैं वहां से जल्दी आ गई। वो रुक गई। कुछ देर बाद जब वो क्लास में आई, तो उसका चेहरा गुस्से में था। मैं उससे पूछ बैठी, क्या हुआ? तो बोली, वो अपने क्लास का सौरभ है, वो मुझे प्रपोज किया। तब मैं बोली, सच्ची में? वो इतना हैंडसम मुंडा है, तुम्हें प्रपोज किया है? क्या बात है। पर तुम क्या बोली उसे? और तुम गुस्से में कुछ बोल तो नहीं दी उसे? कुछ बोल तो। एक थप्पड़ लगा दी हूँ उसे। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे प्रपोज करने की? क्या? मैं सर पकड़कर बैठ गई। अरे यार, उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसे आराम से मना कर देती। वो मुंह फुलाकर बैठ गई। मैं भी चुप होकर बैठ गई। उस दिन के बाद वो किसी लड़के से बात नहीं करती थी। वो थोड़ी शांत रहने लगी थी। एक दिन मैं उससे बात करने की कोशिश भी की, पर वो बात काट कर निकल गई। कॉलेज में अब पेपर होने वाला था। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। अब कॉलेज में छुट्टियां हो गई थीं। एक दिन मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, तभी सिप्रा आई और बोली, मैं घर पर पढ़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए यहाँ आ गई हूँ, शाम को चली जाऊंगी। मैं बोली, अगर तुमको यहाँ कुछ दिन रहना हो तो मैं वार्डन मैम से बात कर लूँ। वो खुश होकर बोली, ऐसा हो सकता है? मैं बोली, हम अगर वार्डन मैम हाँ बोल दे तो। मैं वार्डन से बात की
तो वो मान गई। हम दोनों आराम से पढ़ाई करने लगे। पेपर के बाद मुझे अपने घर जाना था, तो लास्ट पेपर वाले दिन शाम को हम शॉपिंग करने गए। मैं अपने घर में सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट ली और सिप्रा बस शर्ट ली। मैं हॉस्टल आकर उससे पूछी, ये शर्ट किसके लिए ली है? वो मुस्कुराकर बोली, किसी खास के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। तब वो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा ली और बोली, एक दोस्त है मेरा जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे अपनी जान से भी ज़्यादा मानती हूँ। उसके साथ मेरा बड़ा गहरा और सच्चा रिश्ता है। वो कभी तकलीफ में हो तो मुझे पता चल जाता है। मैं भगवान से सिर्फ उसकी खुशियों को मांगती हूँ। उसकी कामयाबी से मुझे दुनिया जहान की खुशियाँ मिलती हैं। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं बस उसे बोलते हुए देखती रही और सोच रही थी कि इस उम्र में ऐसे ही सच्चा वाला प्यार होता है और बाद में सब एक दूसरे को भूल जाते हैं। वो अपनी बातों को जारी रखते हुए बोली, तुम जानती हो, जब वो आता है तो मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं, पर जब वो जाने लगता है तो मेरा दिल तड़प तड़प कर रोता है। उस तकलीफ को किसी से बयां नहीं कर सकती हूँ। मैंने उससे पूछा, कौन है वो खुशनसीब जिससे तू इतनी शिद्दत से चाहती है? वो बोली, जब वक्त आएगा तब बता दूंगी। उस दिन हम दोनों सो गए। अगले दिन हम दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा मैं हमेशा की तरह मैं ही टॉप करूंगी, पर जब देखा तो पता चला कि मैं सेकेंड आई हूँ और फर्स्ट 2 लोग आए थे। वो सिप्रा और सौरभ थे। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि सिप्रा इतना सारा काम करने के बाद भी टॉप कर ली। अब हम सेकेंड ईयर में आ गए थे। फिर से हम सब कॉलेज जाना शुरू कर चुके थे। मैं अब पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी थी, साथ ही कंपटीशन की तैयारी की बुक्स भी पढ़ने लगी थी। मुझे अब टाइम बहुत कम मिलता था, पर जब भी मैं और सिप्रा फ्री होते थे तब बैठकर बात करते थे, मस्ती करते थे। इन सब के बीच में मुझे हमेशा लगता था कि सौरभ उसे प्यार भरी नज़रों से देखता रहता था, पर कभी कुछ नहीं कहता था। शायद उसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी सिप्रा से, पर सिप्रा की दुनिया में कोई और ही था। सौरभ के पीछे तो सारी लड़कियां पागल थीं। वो एक बार जिसे बोल दे वो खुद को भाग्यशाली समझने लगती, पर उसकी नज़र तो बस सिप्रा के आसपास रहती थी। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था। मैं सोचती थी कि मैं सिप्रा से बुरी थोड़े ना हूँ, पर ये मुझे कभी नहीं देखता है। इस तरह अब सेकेंड ईयर की क्लासेस भी खत्म होने वाली थीं। एक दिन सिप्रा कॉलेज आई तो मिठाई लाई और मुझे दे दी। मैं उससे पूछी, किस खुशी की मिठाई है? वो बोली, मेरे घर में डॉक्टर साहब की शादी फिक्स हो गई है। ये डॉक्टर साहब कौन है? वो बोली, मेरे मम्मी पापा के छोटे बेटे हैं। मैं बोली, तो तेरे छोटे भाई? वो बीच में ही बोली, तू नहीं समझेगी, और वहां से जाने लगी। मैं अबाक होकर उसे देख रही थी। तभी मैं उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़कर रोक ली। उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उससे पूछने के लिए कॉलेज के ग्राउंड में सबसे किनारे एक तरफ ले गई। हम दोनों वहां बैठ गए। मैं बोली, मुझे बता क्या बात है? तब वो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं जो बोलूंगी उसे ध्यान से सुनो और प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना, मुझे गलत मत समझना। वो रोने लगी। मैं उसे चुप कराते हुए बोली, तू मुझे पूरी बात बता, मैं तुझे गलत नहीं समझूंगी। वो कुछ देर तक रोती रही, फिर शांत होकर बोली, नव्या, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी आज तक बहुत सी फ्रेंड बनी, पर कभी किसी से अपने मन की बात करने का मन नहीं किया। पर तुझे मैं सब बताऊंगी। पर हॉस्टल चलो। हम दोनों हॉस्टल आ गईं। यहाँ रूम में मैं अकेली रहती थी, इसलिए सिप्रा को यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम दोनों बेड पर बैठ गए। वो अपने बैग से एक तस्वीर निकालकर मुझे दिखाई। एक लड़का जो बेहद हैंडसम, लंबा, स्मार्ट था। वो बोली, ये है डॉक्टर साहब और मेरे मम्मी पापा के छोटे बेटे। फिर एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक पति पत्नी और एक बच्ची थी 6 साल की। मैं आंखों से पूछी, ये कौन है? सिप्रा बोली, ये मेरी फैमिली है। ये आखिरी तस्वीर है हमारी अपनी फैमिली के साथ। मैं बीच में बोल उठी, तो ये मम्मी पापा जो अभी साथ रहते हैं? सिप्रा, मेरे मम्मी पापा दोनों की लव मैरिज हुई थी और ये वर्तमान के मम्मी पापा ही उनकी मदद किए थे। उस टाइम मेरे ननिहाल और ददिहाल में सब इस शादी के खिलाफ थे, पर ये वाले मम्मी पापा उनका साथ दिए, क्योंकि चारों लोग साथ में पढ़ते थे। चारों में बहुत अच्छी बनती थी। पर वर्तमान के मम्मी पापा की शादी इन दोनों के घर वाले अपनी मर्जी से करा दिए। पर मेरे मम्मी पापा अपने अपने घर में 2 साल तक लड़ते रहे, बात करते रहे, पर कोई नहीं माना। तब परिवार की मर्जी के बिना ही शादी कर लिए।
शादी के बाद 8 महीने बड़े कष्ट में बीते। पर उसके बाद इन चारों की नौकरी एक साथ लग गई और उस टाइम ये बड़े भैया 1.5 साल के थे। उनको लेकर ये मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा सब लोग दूसरे शहर में आ गए जहाँ इन लोगों की जॉब लगी थी। दोनों मम्मी एक ही स्कूल में थीं, पर दोनों पापा लोग अलग अलग और थोड़ी दूरी वाले स्कूल पर थे। बड़े भैया को दोनों मम्मी साथ मिलकर पाल रही थी। वो 2 साल के हुए तभी दोनों मम्मी एक साथ प्रेग्नेंट हो गईं। घर भी अगल बगल में ही था। टाइम आने पर ये डॉक्टर साहब और मैं पैदा हुए। अब हम 3 बच्चों को दोनों मम्मी लोग मिलकर पालने लगी। हम साथ में बड़े होने लगे। मैं बड़े भैया को भैया बोलती थी, पर डॉक्टर साहब के नाम को टूटे फूटे शब्दों में लेकर बुलाती थी। उनका नाम रोहन था। वो मुझसे 20 दिन बड़े भी थे, पर मैं उन्हें नौहंदी बोलती थी। सब हंसते थे ये सुनकर। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। मैं 3 साल की उम्र में भी उनका ख्याल रखती थी, उनके साथ ही रहती थी। अपने खिलौने मिठाई सब उन्हें दे देती थी। कभी वो रोते तो मैं रोने लगती थी। एक बार वो अपनी नानी के घर गए थे। मैं उन 4 दिनों में कुछ नहीं खाई, बस रोती रही। एक दिन हमारी किस्मत हमसे रूठ गई। मेरे मम्मी पापा दोनों के साथ रात को मैं सोई थी और सुबह जब 8 बज गए तो मेरी नींद खुली। मैं 7 साल उसी दिन होने वाली थी। मैं सुबह खुशी खुशी उठी और मम्मी पापा को जगाने लगी। जब बहुत देर तक जगाने से वो नहीं जागे तो मैं रोने लगी और रोते हुए बगल में इस मम्मी पापा के घर आ गई। और वो लोग भाग कर आए तो देखा कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे। उन दोनों के पैरों में सांप के काटने का निशान था। अब मैं रो रो कर बेसुध हो गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। किसी तरह से मेरे हाथों से उन लोगों ने मुखाग्नि दिलवा दिया गया और मुझे घर लाया गया। अब मैं किसी से कुछ नहीं बोलती थी। मेरा कोई दुनिया में सगा नहीं था जो मुझे अपना सके। तो इस मम्मी पापा ने अपने साथ मुझे रख लिया और मुझे बेटी की तरह प्यार देने लगे। पर मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल में भी मैं चुप रहती थी। रोहन और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर मेरी हालत ठीक नहीं होने के कारण मैं स्कूल में भी बिल्कुल चुप और खोई सी रहती थी। पेपर हुआ तो मैं फेल हो गई। रोहन मुझसे एक क्लास आगे हो गया। फिर भी मुझे भैया और रोहन स्कूल ले जाते थे, क्योंकि मम्मी पापा दिन में घर नहीं रहते तो कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। मैं कई महीनों से बस रोहन से ही थोड़ी सी बात करना शुरू की थी। एक दिन रोहन स्कूल में खेलते हुए गिर गया। उसके सर में चोट लग गई, खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। अब मुझे लगा कि ये भी मेरे मम्मी पापा की तरह छोड़कर चला गया। मैं पहले तो कुछ देर तक चुप होकर देखती रही। उसके बाद जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगे तो मैं जोर जोर से रोने लगी। बहुत रोई। उसके बाद मैं भी बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से घर आने के बाद मैं कुछ एक्टिव हो गई, क्योंकि मुझे रोहन का ख्याल जो रखना था। धीरे धीरे रोहन भी ठीक हो गया। अब तीनों फिर से एक साथ स्कूल जाने लगे। अब मैं धीरे धीरे सबसे बात करने लगी। अब मैं पढ़ाई में भी मन लगाने लगी। अब मुझे अपने मम्मी पापा की काबिल बेटी जो बनना था। मुझे याद है मेरे पापा हमेशा कहते थे, मेरी बेटी जो चाहे बन जाए, पर एक काबिल इंसान बने, जहाँ भी रहे अव्वल रहे। बस मुझे उनकी सारी बातें याद आने लगी थी। अब मैं ज्यादा समझदार हो गई थी। अब मैं खुश भी रहने लगी थी। मुझे लगता था मैं दुखी रहूंगी तो मेरे दोनों मम्मी पापा को बुरा लगेगा। तभी से मैं बिल्कुल बदल गई। मैं किसी के सामने अपना दर्द नहीं बताती थी, पर तकलीफ तो मुझे भी होती थी। याद तो मुझे भी आती थी उनकी, पर कभी किसी के सामने कुछ जाहिर नहीं होने देती। उस दिन के बाद कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाई। रोहन से मेरा लगाव बढ़ता गया। रोहन से सब बात बताती। वो भी मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाता। हम दोनों लड़ते झगड़ते बड़े होने लगे। जब रोहन 11 में थे तो मैं 10 में थी। मुझे वो सब पढ़ाते थे। पेपर में मेरी बहुत मदद की और मैंने टॉप कर लिया। जब मैं 11 में गई तब उनके दादाजी की डेथ हो गई और उनकी दादी भी यहीं आ गई। मैं उनकी बहुत केयर करती, पर उनको मुझसे न जाने क्या प्रॉब्लम थी कि कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। ताने भर भर कर मारती थी। शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अकेले में रो लेती थी, पर बाद में आदत पड़ गई। मम्मी पापा भी उनको कुछ नहीं बोल सकते थे, न ही मुझे हटा सकते थे। इसलिए मुझे ही कंप्रोमाइज़ करना था। मैंने सोच लिया था कि उनकी बातों को दिल से नहीं लगाऊंगी। और वैसे भी जब वो ताने मारती तो रोहन मुझे अकेले में ले जाकर प्यार से समझाता। मेरा सर अपनी गोद में रखकर बहुत देर तक मेरे बालों को सहलाता रहता और कभी कभी मैं रो पड़ती तो मुझे गले से लगा लेता।
हम दोनों के बीच न जाने क्या था कि जब भी किसी प्रॉब्लम में होता तो मुझे बताता, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेती थी। मुझे जब कोई तकलीफ होती तो मुझे भी बस रोहन का ही ख्याल आता था। मैं अपने इस मम्मी पापा की बहुत इज्जत करती हूँ। उनकी कोई भी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है। अब रोहन 12 पास कर चुका था। वो मेडिकल की तैयारी में लगा था। वो कोचिंग के लिए दूसरे शहर भी चला गया। अब मैं 12 में थी। उसका दूर जाना मुझ में न जाने कौन सा एहसास जगा दिया। अब उसकी याद मुझे बेरहड़ी बना दिया। फिर भी ऊपर से नॉर्मल रहती थी, सबसे हंसती बोलती थी, पर पता नहीं ये आंखें ये दिल बस उसका ही इंतजार करती रहती। जब उसकी कॉल आती तो मैं घंटों बात करती थी, पर कभी जाहिर नहीं होने देती कि मैं उसके लिए तड़प रही हूँ। अब मैं उसको डॉक्टर साहब बोलने लगी। इसी बीच में बड़े भाई की शादी हो गई। भाभी भी आ गई थी। आते ही उनको मुझसे प्रॉब्लम हो गई, पर मम्मी पापा उनको समझा दिए। पर अब वो मुझे बहलाकर अपना काम निकालने लगी और मेरी अनुपस्थिति में दादी को मेरे खिलाफ भड़काती भी थी। मुझे सब पता था, पर मैं सब भूलकर हंसते हुए सब काम करती रहती थी। काम के बीच में रोहन और मम्मी पापा की याद नहीं आती थी। मैं 12 में भी टॉप कर ली और रोहन का भी मेडिकल में दाखिला हो गया। अब मैं यहाँ एडमिशन ले ली और रोहन वहाँ चला गया। उसकी याद बहुत आती थी, पर क्या कर सकती थी। फिर जब कॉलेज उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे दिल में रोहन के अलावा कभी भी किसी का ख्याल ही नहीं आया। ना मैं उसे कभी अपने प्रेम का इजहार की और ना कभी ये सोची कि रोहन मेरे बारे में क्या सोचता है। उसका प्रपोज करना मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे रोहन पर भी बहुत गुस्सा आया कि ये काम आज तक उसने क्यों नहीं किया। अब मैंने सोच लिया कि इस बारे में उससे बात करूंगी, पर हिम्मत नहीं कर पाई। पर रोहन ने एक दिन हिम्मत दिखा दिया। तुम्हें याद है ना वो दिन, फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू होने वाले थे। आज रोहन बड़े अच्छे मूड में था। मुझे लगा कि अपना हाले दिल बयां कर दूं, पर मुझसे पहले ही रोहन बोल दिया, सिप्रा तुम्हें आज बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मेरा दिल खुशी से झूम उठा है। मुझे लगा आज ये मुझसे इजहार करेगा। तभी वो बोला, तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजा हूँ, देखकर बता कैसी है। मैं तुरंत फोन में देखी तो वो बोल पड़ा, पता है मुझे बहुत पसंद है। मुझे इश्क हो गया है इससे। और रोहन की ये शब्द जैसे कोई शीशा तोड़कर मेरे कान में डाल दिया हो, जैसे मेरे शरीर से किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। फिर अगले ही पल नॉर्मल होकर बोली, अच्छा तूने उसे प्रपोज कर दिया। तो वो बोला, नहीं यार अभी तो नहीं किया हूँ, पर अब कर लूंगा। उस दिन किसी तरह आधी अधूरी बातों को सुनकर बहाने से फोन रख दी। रात भर रोती रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। बहुत तकलीफ हुई उस दिन, इसीलिए अगले ही दिन मैं तेरे पास आ गई और हॉस्टल से ही पेपर भी दी। इन बातों को ना तो मैं किसी को बता सकती थी, न ही इसका असर अपनी पढ़ाई पर पड़ने देना चाहती थी। और घर पर रहती तो पढ़ नहीं पाती। रोहन की बहुत याद आती, इसलिए मुझे लगा कि तेरे पास रहना सही होगा। पेपर के बाद जब मैं घर गई तो रोहन भी आया था। वो बस सुहाना की बात करता रहता था। जब भी हम दोनों साथ होते तो रोहन सुहाना की तमाम बातें बताता रहता और मैं बस उसे बोलते हुए सुनती रहती थी और सोचती कि काश तुम मुझे भी इतने करीब से जानने की कोशिश किए होते। काश कि तुम कभी मेरी मोहब्बत को समझ पाए होते। मेरी आंखें भर जाती, पर बहाने से उसे साफ कर लेती थी। एक दिन मम्मी पापा दादी को लेकर अपने गांव गए थे। भैया भाभी उनके मायके गए थे। रात को रोहन आया तो वो काफी उदास लगा। मैं उससे बात करने गई तो देखा वो शराब पी रहा था। मैंने बोतल छीनकर फेंक दी। वो मुझे गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया, पर मैं कुछ नहीं बोली। मैंने सोच लिया जब इसका नशा उतरेगा तब इससे बात करूंगी। पर जब मैं रूम से जाने लगी तो रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गले से लगा लिया। फिर मैं उसे सोफे पर बैठा दिया तो वो अपना सर मेरी गोद में रखकर रोने लगा। मैं घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ? तो वह बोला, सिप्रा तू मेरी सबसे अच्छी वाली दोस्त है ना। तुझे पता है सुहाना को मैंने कल प्रपोज किया तो उसने मुझे मना कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। इसके बाद रोहन बहुत देर तक रोता रहा, फिर सोफे पर ही सो गया। मैं उसे चादर से ढककर अपने रूम में आ गई। मैं बहुत रोई। फिर मुझे लगा कि मेरा प्यार तो मुझे कभी नहीं मिल सकता, पर मैं रोहन का प्यार उसे दिलाकर रहूंगी। मैंने रोहन के फ़ोन से सुहाना का नंबर निकाल लिया और अगले दिन कॉलेज आते समय कॉल करके उससे बात की।
पहले तो वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी, फिर बाद में मान गई। मैं उससे बहुत देर तक बात की, उसे रोहन की अच्छाई, फैमिली की अच्छाई, सब कुछ उसे बता दी, पर वो नहीं मान रही थी। तब मैं उससे बोली, सुहाना तुम कहीं और शादी करके उतनी खुश नहीं रहोगी जितनी रोहन के साथ रहोगी, क्योंकि इस फैमिली ने मुझ जैसी अनाथ को अपनी बेटी बनाकर रखा, पूरा मान और प्यार दिया है। तो सोचो वे लोग अपनी बहू को कितना प्यार देंगे। और रही बात रोहन की, तो वो तुमसे बहुत प्यार करता है सुहाना। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत दिखती है। तुम्हारे मना करने से वो टूट गया है। उसकी लाइफ, उसका करियर सब तुम्हारे हाथ में है। हो सके तो एक बार फिर से उसके लिए सोचो, वरना मैं अपना सबसे जिगरी दोस्त खो दूंगी। मेरे दोस्त की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जब से तुम उसे मना की हो, वो अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है। अब तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। और एक बात सुहाना, अपना जीवन साथी उसे ही बनाया जाता है जो हमें प्यार करे, उसे नहीं जिसे बस हम प्यार करें। ये सब कहकर मैं फोन रख दी और कॉलेज आ गई। जब घर गई तो रोहन ने खुशी से झूमते हुए मुझे गले से लगा लिया और बोला, तू तो जादूगर है यार। तेरी बातों का ऐसा असर हुआ कि सुहाना ने मुझे कॉल करके सॉरी बोली और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। पर अब तो मम्मी पापा को मनाने में मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि अब मैं बहुत दिन वेट नहीं करना चाहता हूँ। कम से कम एंगेजमेंट तो कर ही लूँ। बस अगले दिन मम्मी पापा को भी मनाकर सुहाना के मम्मी पापा से बात करवा दी। अब कल सब लोग मिलकर शादी की बात फाइनल कर लिए। मेरे पेपर के बाद एंगेजमेंट हो जाएगा। नव्या, तू पागल है। तू इतने आराम से उसे किसी और को दे रही है, और तेरे पास मौका था तो अपने प्यार का इजहार कर देती। सिप्रा, तू क्या समझ रही है ये सब मेरे लिए आसान था? नहीं, कठिन था। पर मुझे लगा कि मेरा प्यार मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरा प्यार अपने प्यार के साथ खुश तो रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहेगा। यही सोचकर अपनी जिंदगी की सबसे अजीज इंसान को किसी और को सौंप दी, ये जानती हूँ कि अब उस पर मेरा कोई हक नहीं रहेगा। पर इस बात का सुकून मिलेगा कि उसकी खुशी के लिए मुझे जो बहुत बन पड़ा मैंने किया, क्योंकि मेरा प्यार स्वार्थी नहीं था। और प्रेम तो समर्पण मांगता है। जहाँ स्वार्थ हो वहाँ प्रेम कहाँ है। सिप्रा सारी बातों को मुझे बताकर मेरे गले लगकर बहुत रोई। मैंने भी उसे जी भरकर रो लेने दिया। मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद वो बोली, चलो कहीं बाहर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हम दोनों बाहर गए। खा पी कर वो अपने घर निकल गई। मैं भी हॉस्टल आ गई। अगले दिन वो उसी तरह कॉलेज आई जैसे पहली बार मुझसे मिली थी। उस दिन मैं सिप्रा को जब देखती तो मैं यही सोचती, ये कितना दर्द अपने अंदर छुपा कर रखी है, फिर भी ऊपर से कितनी खुश रहती है। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता ये इतने दर्द में जी रही होगी। 2 महीने बाद पेपर हो गया और मैं घर आ गई। एक दिन उसकी कॉल आई और बोली, अगले हफ्ते डॉक्टर साहब की रिंग सेरेमनी है, मम्मी चाहती हैं कि तुम भी आओ। मैं बोली, और तू क्या चाहती है? तब सिप्रा बोली, तू आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरी हालत तू ही समझ सकती है। इसलिए तू रहेगी तो मुझे थोड़ा सुकून रहेगा कि कोई है जिसके कंधे पर अपना सर रखकर रो सकती हूँ। मैं सगाई के एक दिन पहले सुबह पहुंच गई, उसके साथ तैयारी करवाने लगी। वो कितनी मेहनत कर रही थी, कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। उसे देखकर मेरा मन दुखी था, पर वो इतनी हिम्मती थी कि उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं था। उसे खाने की सुध न अपने तैयार होने की सुध थी। इतना करने के बाद भी दादी और भाभी उसे सुना देती, वो मुस्कुरा कर रह जाती। फाइनली सगाई की रस्म हो गई तो फैमिली फोटो के लिए सब लोगों को बुलाया गया। सिप्रा भी जाने के लिए उठी, तभी भाभी बोली, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। सिप्रा मुस्कुराकर बोली, जी भाभी, और अपनी जगह पर बैठ गई। स्टेज पर उसके मम्मी पापा भी बुलाए, पर वो बहाने से निकल गई। सब लोग खाना खाने लगे तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक किनारे जाकर बैठ गई। वहीं हम दोनों ने खाना खाया। जब सुहाना के घर वाले शगुन देने के लिए सबको बुलाने लगे तो सिप्रा मेरे पीछे छिप गई। तभी उसकी मम्मी बुलाने के लिए भाभी से बोली तो दादी मुंह बनाकर बोली, अब उसकी क्या जरूरत है, वो हमारे घर की थोड़े ना है। सब लोग घर आ गए। सिप्रा ने सभी मेहमानों के सोने की व्यवस्था कर दी और मुझे लेकर बगल के घर में चली गई। उसका ताला खोलकर अंदर गई, लाइट जलाकर मुझे अंदर एक रूम में ले गई और बोली, ये मेरे मम्मी पापा ने प्यार से बनवाया हुआ घर है। जब शादी के बाद वो यहाँ आए तो इसी घर में रहना शुरू किया था। तब किराए से रहते थे, दोनों लोग नौकरी में थे, इसलिए घर को खरीद लिए और अपने तरीके से इसमें कुछ बदलाव करवा लिए। ये छोटा सा घर उनके प्यार और मृत्यु का गवाह है। उस घर में 3 बड़े कमरे थे, एक मंजिल मकान था ये।
अंदर की सारी चीजें साफ और करीने से लगी हुई थीं। मैं सिप्रा से बोली कि यहाँ सफाई कौन करता है? तब वो बोली, मैं जब टाइम पाती हूँ यहाँ आकर इसकी सफाई करती हूँ। कोई यहाँ नहीं आना चाहता है, पर मुझे कभी डर नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं और मुझे यहाँ आया हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर हम दोनों वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद मैं उससे बोली, तू ठीक है ना? वो हंसते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोली और हंसते हुए ही रोने लग गई और बहुत रोई। फिर मैं उसे अपने गले लगाकर उसके सर को सहलाने लगी। बहुत देर बाद वो मुझसे बोली, नब्या, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, पर रहूंगी तो पराई ही ना। क्या ब्लड के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? क्या करूं, मेरे भाग्य में ना तो ब्लड के रिश्ते हैं, ना दिल के रिश्ते। बस एक तू ही है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर लेती हूँ। मुझे भी रोना आ गया उसकी बातों को सुनकर। हम दोनों वहीं सो गए। सुबह में उसने मुझे जगाया। फिर हम दोनों फ्रेश होकर बगल वाले घर में आ गए। यहाँ आते ही सिप्रा पूजा रूम साफ की। फिर पूजा करने के बाद सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। फिर सभी मेहमानों को नाश्ता देकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। जो भी इससे काम करते देखता सब यही बोलते, कितनी गुड़ी लड़की है, कितनी खुशमिजाज है, कितनी सुंदर है, कितना काम कर रही है अकेले, कितना स्वाद है इसके बनाए खाने में। सब तारीफें किए जा रहे थे। तभी किसी ने कहा, सब कुछ कितना अच्छा है, पर बेचारी की किस्मत कितनी खराब है। अब शकुनी है, बचपन में ही माँ बाप को खा गई। अब कौन इसे अपने घर की बहू बनाएगा? ये बातें सुनकर सिप्रा किचन में चली गई। मैं भी उसके पीछे गई। उसकी पीठ पर हाथ रखा तो वह धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ नब्या। फिर अपनी आंखों को पोंछते हुए मेरी तरफ पलटी। मैं उसके हाथों को थाम ली। वो बोली, आदत हो गई है मेरी ये सब सुनने की। मुझे बुरा नहीं लगता है। इससे भी बुरा बोलते हैं लोग, सब सुन लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है अब। 2 दिन बाद मैं अपने घर आ गई। उसके बाद जब रिजल्ट आया तब मैं आई। इस बार फिर सिप्रा ने टॉप किया था। अब हम फाइनल ईयर में आ गए थे। क्लास शुरू हो गया। एक दिन हम दोनों गार्डन में बैठे थे, तभी उधर सौरभ आया तो सिप्रा उसके पास गई। मैं भी उसके पीछे गई। सिप्रा उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। कभी कभी इंसान बचपना कर देता है। मुझसे भी बचपना हो गया। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? सौरभ बोला, उसके लिए माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें गलती मेरी थी। मैं बस अपनी फीलिंग को जानकर तुम्हें प्रपोज कर दिया था। तुम क्या सोचती हो, ये जानने की कोशिश भी नहीं की। तुम मुझे माफ़ कर दो। दोनों चुप थे। तब मैं बोली, अब जब दोनों को गलती समझ में आ गई है तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। फिर हम तीनों दोस्त बन गए। जब सीजन समाप्त होने लगा तब फेयरवेल पार्टी रखी गई। उस दिन जब सिप्रा गाना गाने के लिए स्टेज पर गई तो मुझे लगा ये क्या गाएगी, पर जब वो पहले एक शेर बोली, हम हंसते हैं तो उन्हें लगता है कि हम गम से खाली हैं, नादान हैं, ये नहीं जानते कि हम गम के बाग के माली हैं। उसके बाद वो गाना शुरू की, तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। उसके गाने में उसके दर्द को महसूस करके मेरी आंखें बरसने लगी। उसके एक शब्द उसके दर्द को बयान कर रहे थे। पूरा हाल बिल्कुल शांत होकर सुन रहा था। लगभग सबकी आंखें गीली हो चुकी थीं। उसका गाना समाप्त होने पर बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। पार्टी के बाद कॉलेज बंद हो गया। फिर हम सब पेपर की तैयारी में लग गए। पेपर होने के बाद मैं इलाहाबाद चली गई और कोचिंग करने लगी। सिप्रा भी अपने शहर में कोचिंग करने लगी। रिजल्ट जब आया तो हम सब एक साथ पहुंचे। इस बार हम तीनों ही टॉप किए थे। सब मिलकर अपने अपने घर को वापस हो गए। मैं भी इलाहाबाद आ गई। यहाँ तैयारी करती रही। साल हो गया। इस बीच में हम दोनों बात कर लेते थे। कभी कभी सौरभ से भी बात हो जाती थी। वो दिल्ली चला गया था। वो सिविल की तैयारी कर रहा था। मैं एसएससी की और सिप्रा बैंक की। एक दिन सिप्रा मुझसे बोली, डॉक्टर साहब की शादी हो रही है, तुम्हें भी आना है, इसी बहाने मिल भी लेंगे। शादी में मैं भी गई। सिप्रा में कोई परिवर्तन नहीं था। वो उसी तरह जिम्मेदारी से सारे काम कर रही थी। बीच बीच में ताने भी सुन रही थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। शादी के अगले दिन मैं उसे लेकर उसके अपने घर में गई और उसे अपने पास बैठाकर बोली, तू कितना करेगी सबके लिए, कभी अपने लिए भी कुछ किया करो। सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती रहती है। तू कैसे कर लेती है ये सब? वो बोली, नब्या, दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशियाँ छिपी हैं। ये सब अपने लिए ही तो कर रही हूँ। इनके सिवा कौन अपना है मेरा? मेरे भाग्य में खुशियाँ लिखी ही नहीं हैं। अब मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी और मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। मैं उसे बोली, सौरभ तुम्हें अभी भी प्यार करता है?
सिप्रा तू एक बार हाँ तो बोल। वो बीच में ही बोली, नहीं नव्या, वो बस मेरा दोस्त है और मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि कभी मन किया तो थप्पड़ मार दिया और जब मन किया तो उसे प्रपोज कर दूं। और वैसे भी मेरे मनहूस भाग्य का साया मैं किसी पर नहीं पड़ने देना चाहती। मैं बोली, तुझे किसने कह दिया तू मनहूस है? अभी मैं कुछ बोलती इससे पहले वो उठ गई और बोली, चलो रोहन और सुहाना का बेड भी सजाना है, मैं जा रही हूँ, तू भी चल। हम दोनों जाकर बेड सजा दिए। रात को सुहाना को तैयार कर रूम में ले जाकर छोड़ आई और उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर अपने घर आ गई। कुछ देर शांत थी, फिर बोली, चलो अब सोते हैं। मुझे उसकी हालत का अंदाजा था, पर मैं उसे कुछ नहीं बोली। अगले दिन मैं इलाहाबाद निकल गई। 10 महीने बाद मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर चयन हो गया और मैं गुड़गांव आ गई। जॉब ज्वाइन करने के बाद सिप्रा को कॉल करके बता दिया। वो बहुत खुश हुई। एक दिन वो कॉल करके बताती है कि डॉक्टर साहब का बेटा हुआ है। उस दिन वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके शब्दों से बयां हो रही थी। इसके 3 महीने बाद मैं घर गई तो सोचा सिप्रा से मिलती चलूं। जब मैं उसके घर पहुंची तो देखा वो बच्चे का सारा काम कर रही थी, पूरी देखभाल कर रही थी। मुझे जब नहीं रहा गया तब मैं उसे उसके घर ले गई और बोली, तू बस यही सब करती रहेगी या तू अपने लिए भी कुछ सोचेगी? सिप्रा, मुझे पता है तू मेरी चिंता करती है, तुम्हें कुछ बताना है। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर तू अचानक यहाँ आकर मुझे सरप्राइज कर दी। मेरा एसबीआई में पीओ पर चयन हो गया है। लखनऊ के एक ब्रांच पर 2 दिन पहले ही लेटर आया है। 1 हफ्ते बाद यहाँ से चली जाऊंगी। मैं उसे खुश होकर रोते हुए गले से लगा ली। वो भी बहुत खुश थी। बाद में उसने बताया कि अब मैं रात में अपने घर में ही रहती हूँ। मैंने पूछा क्यों? तब वो बताने लगी कि एक दिन भाभी ने मुझे कोई काम बोला था। मैंने बोला, अभी नाश्ता बना दूं तो कर दूंगी। इस पर वो कुछ टेढ़ा बोल दी जो भैया ने सुन लिया और उन्हें बुरी तरह डांट दिया। इस बात को लेकर वो पूरे दिन अपने कमरे में रहीं। शाम को पूरा बवाल कर दी। दादी भी उनका साथ देने लगी। वो तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करती थी। बस मौका मिल गया दादी को बोलने का और बोलने लगी, अरे मैं तो कब से कह रही थी कि बिना माँ बाप की बेटी है तो कुछ भी कर सकती है, इसे घर में रखना ठीक नहीं है। पर मेरी सुनता ही कौन है? अब देखो, अरे ऐसी लड़कियों का कोई चरित्र नहीं होता। ऐसी लड़कियां किसी को भी नहीं छोड़ती और लोगों की हंसती खासी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। इतने में भाभी बोली, ये मेरे पति पर डोरे डालकर मेरी गृहस्थी खराब कर देगी। मैं इसके साथ यहाँ नहीं रह सकती हूँ, जा रही हूँ मैं ये सब सुनकर अवाक और शॉक्ड हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भैया भी बिल्कुल शॉक्ड थे। मम्मी पापा भी मूक दर्शक बने बैठे थे। पर मुझे उनकी मजबूरी समझ में आ गई थी। इसलिए जब वो बोलने लगे तब मैं उनको कसम देकर चुप करवा दी और अपना सामान लेकर अपने घर में चली गई। पर जब 1 हफ्ते बाद जब रोहन आया तो मुझे मनाने के लिए सब लोग आए। भाभी और दादी को छोड़कर उस घर में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर सब लोग मुझे कसम दिलाकर ले जाने लगे। तब मैं भी शर्त रख दी, मैं दिन में भले वहां रहूंगी पर रात में अपने घर में ही सोऊंगी। सब मान गए, पर पापा बोले, बेटा मैं सुबह की चाय और नाश्ता तुम्हारे हाथ का बना हुआ करूंगा। मैं जब गई तो दादी और भाभी कुछ नहीं बोली। शायद 1 हफ्ते में उनको मेरे काम की अहमियत पता चल गई थी। पर मैं उस दिन के बाद उन लोगों से कोई बात नहीं करती थी। बस सारा काम कर देती, फिर कोचिंग जाती, कोचिंग से आकर अपने घर में ही पढ़ाई करती। शाम को जब मम्मी पापा आते तब जाती हूँ और सबके लिए चाय नाश्ता खाना सब बना देती और अपने घर आ जाती। अब मैं वहाँ खाना भी नहीं खाती हूँ, अपने घर पर बना लेती हूँ। नब्या, तब तेरा खर्चा कौन उठाता है? सिप्रा, मेरे मम्मी पापा की पेंशन मुझे मिलती है। जब मैं अपनी सैलरी पाने लगूंगी तब बंद हो जाएगा। अब मैं यहाँ से उब गई थी, जल्दी यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी। अब लखनऊ में अपने लिए एक फ्लैट देखी हूँ। इतने सालों की कुछ सेविंग है, उससे ले लूंगी। अगले दिन मैं अपने घर निकल गई। कुछ दिन बाद सिप्रा की कॉल आई और मुझसे बहुत देर तक बात की। उसकी बातों में उदासी थी। मैं उसके उदास होने का कारण पूछी तो वह बोली, क्या करूं, मैं इतनी बुरी किस्मत लेकर दुनिया में आई हूं कि कोई मेरा अपना नहीं है और किसी को जब अपना मान लेती हूं तो वो मुझे पराया कर देता है। माँ बाप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। कोई सगा मुझे अपनाया ही नहीं। जो मुझे अपनाया
वो लोग भी अब मुझसे दूर हो गए। वहाँ थी तो रोज उनसे मिल लेती थी, पर अब तो बात भी बहुत कम हो पाती है। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि भगवान भी मेरे साथ बस मजाक ही करते हैं। मुझे तो प्यार भी उस इंसान से हुआ जिसके लिए मैं रो सकती हूँ, तड़प सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती, ना ही कभी वो मेरा हो सकता है। बस बेरंग सी जिंदगी है मेरी। अब तो इस दिल में कोई और आ भी नहीं सकता है। एक तू ही मेरी ऐसी दोस्त है जिसे अपने दिल की सारी बात कह सकती हूँ। तू भी मुझे छोड़ तो नहीं देगी ना, बाकी सबकी तरह। पता है नव्या, अब तो रोहन मुझे कभी कॉल भी नहीं करता, कभी पूछता भी नहीं कि कैसी हूँ। जब से यहाँ आ गई सब लोग बदल गए हैं, किसी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहा। वो ये सब कहती कहती रो रही थी। मैं उसे फोन पर क्या कर सकती थी, पर उसे दिलासा देती रही, हिम्मत रखो। इसके बाद वो मुझे हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में मुझे कॉल कर लेती थी। 6 महीने बाद मेरी शादी थी। मैंने उसे बुलाया, पर उसके ऑफिस में कोई जरूरी ट्रेनिंग थी जिसे वो छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए नहीं आई। हम दोनों को इस बात का दुख था। मैं शादी के बाद अपनी गृहस्थी को मैनेज करने में लग गई। इस कारण मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उससे बात करूं। मेरी शादी के 4 महीने तक सब ठीक था, पर उसके बाद मेरे पतिदेव की आदतों के बारे में मुझे पता चलने लगा। मेरी अरेंज मैरिज थी, शादी भी बहुत जल्दी में फिक्स हुई और बहुत जल्दी हो गई। एक दूसरे के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। अब तमाम बातें सामने आने लगी। मेरे हस्बैंड को शराब की लत थी, उनको मुझ पर शक भी होने लगा। मेरे ऑफिस में मेरे बारे में लोगों से पता करते कि मैं किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ। हद तो तब हो गई जब मैं खुद उन्हें एक लड़की के साथ पकड़ ली, और घर आने पर जब पूछताछ की कि उल्टा मुझे ही बदचलन सबसे नवाज दिया, मुझ पर हाथ भी छोड़ दिया। इन सब के बाद मैं खुद तलाक की अर्जी दे दी और 6 महीने के अंदर मेरा तलाक भी हो गया। मैं वहां से ट्रांसफर लेकर नोएडा आ गई। इन सब के चक्कर में मेरी सिप्रा से बात भी नहीं हो पाती थी। करीब 1 साल हो गया था। एक दिन कॉल की तो उसका नंबर बंद बता रहा था। मैं फिर अपनी नौकरी में बिजी हो गई। मेरे पास भी इतनी टेंशन हो गई थी कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता था। इस तरह फिर से 1 साल और बीत गया। एक दिन मैं ऑफिस से निकली तो कुछ सामान लेने के लिए मॉल में चली गई। वहां से लौटते टाइम रात हो गई थी मुझे। अब घर जाकर कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए बाहर से ही पैक कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई। मैं अपनी धुन में थी, तभी किसी से टक्कर हुई। सामने देखा तो मेरी आंखें फैल गईं। मन में खुशी की लहर उठ गई। सामने सौरभ था, जिसे कभी मैं बहुत पसंद करती थी, पर उसे सिप्रा पसंद थी। खैर, आज इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। अब तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। यही सोचते हुए उसे हाय की, वो भी हेलो किया। उसके बाद मैं उससे बोली कि यहाँ कैसे, तो वो बोला मैं यहीं रहता हूँ, जब खाना बनाने का मन नहीं होता है तो यहीं आ जाता हूँ। मैं भी उसे बताई कि यहीं ट्रांसफर हो गया है मेरा, मैं भी खाना लेने ही आई थी। तो वो बोला अगर तुम अकेली हो तो यहीं साथ में खा लेते हैं, इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी। मैं हम बोली और अंदर गई। ऑर्डर करके हम दोनों बात करने लगे। मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछ लिया तो मैं सब बता दी। फिर मैं उससे उसके जॉब के बारे में पूछी तो बोला यहीं मार्केटिंग इंस्पेक्टर हूँ। फिर पूछ ली कि तुम्हारी शादी हो गई। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। वो बोला मैं जिसे प्यार किया वो मुझे मिली नहीं, और उसके बाद कोई और पसंद ही नहीं आई। बस इसीलिए अभी तक शादी नहीं किया हूँ। मैं उसे देखती रह गई। फिर पूछा क्या तुम अभी भी सिप्रा को चाहते हो? तो वो बोला अगले जन्म तक चाहूंगा। मैं उससे बोली कि मुझसे तो उससे बात हुए 2 साल से ऊपर हो गया, कुछ खबर नहीं है उसकी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स में ऐसी उलझी कि सबसे कट गई। जब उसे फोन में लाया तो बंद मिला उसका नंबर। तब सौरभ बोला अभी 1 महीने पहले मैं रात को एक रेस्टोरेंट से निकल रहा था तो एक लड़की नशे की हालत में मुझसे टकरा गई। वो गिरने वाली थी। मैं उसे पकड़कर संभाल रहा था कि उसके चेहरे के उसके बाल हट गए। जब उसे देखा तो वो सिप्रा थी। अब मैं उसे इस तरह छोड़ नहीं सकता था। उसे अपने रूम पर ले गया। फिर उसका फोन देखा तो उसमें डायल नंबर में या रिसीव नंबर कोई घर के व्यक्ति का नंबर नहीं था। जो था वो ऑफिस के लोगों का था। मैं सुबह का वेट करने लगा। जब सुबह उठी तो मुझे देखकर तमाम सवाल की। मैंने उसे बताया कि रात में कैसे मिली, फिर उसे चाय बनाकर दिया और उसके बारे में पूछने लगा। तो वह बोली यही ट्रांसफर हो गया है मेरा। कुछ देर तक इधर उधर की बात हुई, फिर वो चली गई ये बोलकर कि मुझे ऑफिस जाना है। कई बार उसके ऑफिस जाता हूँ, पर उसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। मुझे ये पता है उसका अपना कोई नहीं है। वो जिससे प्यार करती थी वो किसी और से शादी कर लिया। ये सब मुझे पहले ही बता चुकी है,
पर उस दिन उसे नशे में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो बस एक बार मुझसे कह दे, मैं सारे गम उसके ले लूंगा। मैं उससे बोली, उसके बैंक का पता दो, मिलकर देखूं कैसी है वो। अगले दिन मैं उसके बैंक पहुंच गई। मुझे देखकर बहुत खुश हुई। फिर वो लीव लेकर मेरे साथ बाहर आ गई। हम दोनों एक पार्क में गए, एक किनारे बैठ गए। फिर वो मुझसे मेरा हाल पूछी तो मैंने सब बता दी। फिर मैं उसका हाल पूछी तो वो रोने लगी। मुझे पकड़कर बहुत रोई। ऐसा लग रहा था कि 2 साल से अपने दिल के सारे भरे दर्द को आंसू के साथ बाहर निकाल रही है। मैं उसे रो लेने दी। फिर जब शांत हो गई तब मैंने पानी दिया। अपने बैग से पानी पीने के बाद वो बोली, 1 साल पहले एक दिन मेरे पास मम्मी की कॉल आई कि रोहन की बहुत हालत खराब है। उसे गुड़गांव के वेदांत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। ये सुनकर मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई हो, ऐसी हालत हो गई। मैं तड़प कर रह गई। अगले दिन फ्लाइट से गुड़गांव पहुंची। वहां मम्मी पापा, सुहाना और रोहन के छोटे बेटे को देखा तो मेरा कलेजा फट गया। मुझे लगा इनके दुख के सामने तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। रोहन को देखकर मैं बहुत रोई और जब उसके पास गई उसके आंसू निकलने लगे। मैं उसके हाथों को थाम कर पकड़कर बोली, तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाकर डॉक्टर से मिली और रोहन के केस के बारे में बात की। किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च पूछ लिया और डॉक्टर से बोली, मैं अपनी एक किडनी रोहन को डोनेट करना चाहती हूँ। हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक ही है, ए पॉजिटिव। फिर डॉक्टर को बोली, उन लोगों को ये मत बताइए कि डोनर कौन है, इसमें लगने वाला सारा खर्च मैं दूंगी। अब किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन पर ट्रांसप्लांट भी हो गया। मैं भी वहीं एडमिट पर। सबको पता था कि मेरा जाना जरूरी था, इसलिए मैं जा चुकी हूँ। ऑपरेशन सफल हो गया। सब लोग बहुत खुश थे। मैं मेडिकल लीव ली थी। वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ मेरी देखभाल करता था। मुझे 3 दिन तक होश नहीं आया था। जब होश आया तो डॉक्टर और स्टाफ बहुत खुश हुए। वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। नव्या, पता है मुझे सब बहुत प्यार करने लगते हैं, पर बहुत जल्दी सब भूल जाते हैं। 1 हफ्ता हो चुका था। एक दिन मम्मी पापा, सुहाना सब डोनर से मिलना चाहते थे और उस दिन सब बहुत जिद कर दिए डॉक्टर से। डॉक्टर भी मना नहीं कर पाए। लेकर आए मेरे रूम में। मुझे देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए। फिर मम्मी पापा बोले, तुम ऐसा क्यों की बेटा? रोहन की लाइफ बचाने के लिए खुद की लाइफ क्यों खतरे में डाल दी? मम्मी बोली, पहले ही कोई तुमसे शादी के लिए राजी नहीं होता था, अब ये सब कर ली। वो रोने लग गई। मैं उनसे बोली, मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे जिंदगी दी है, मुझे पाला, मुझे हर बुराई से बचा कर रखा, मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, और आज जब आपकी बहू का सुहाग खतरे में था, एक मासूम बच्चे के ऊपर से उसके पिता का साया हट जाता, आप दोनों की एक जान से प्यारी औलाद जिंदगी से जंग लड़ रही थी, तो मैं ऐसे तमाशा कैसे देखती रहती? आपकी परवरिश ऐसी स्वार्थी तो नहीं है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। जिसने मुझे जीवन दिया, खुशियां दी, उनकी खुशियों को ऐसे ही नहीं छिन जाने दे सकती थी। मम्मी पापा, मुझ पर आपके बहुत कर्ज हैं। थोड़ा तो मैं भी उतार ही सकती हूँ। और वैसे भी मेरी जिंदगी में अपना कौन है, इसलिए मेरे जीने ना जीने से क्या होता है। पर जिसके साथ इतने लोगों की खुशियां जुड़ी हों, उसे जीना जरूरी है। मैं जो भी की हूँ अपनी खुशी के लिए की हूँ। सबकी आंखों में आंसू थे। शाम को रोहन को भी मुझसे मिलने लाया गया। हम दोनों दूर से ही एक दूसरे को देखते रहे। हम दोनों की आंखें भरी हुई थीं। 1 महीने बाद हम सब घर वापस आए थे। मैं भी घर गई, पर वहां जाकर अपने घर गई ये बोलकर कि अभी आराम करने का मन है। शाम को दादी मुझे लेने आई थी और बोली, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला बोलती थी, पर तू तो फरिश्ता है। आज तूने जो किया उसे करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो सिर्फ तेरे पास है। कुछ दिन रहकर मैं लखनऊ आ गई। 4 महीने बाद मेरा ट्रांसफर यहाँ नोएडा में हो गया। अब यहीं हूँ। नव्या, तूने ड्रिंक कब से करना शुरू कर दिया? सिप्रा। सिप्रा, अच्छा तो तुम्हें सौरभ मिला था? वही मैं सोचूं कि तुम्हारे पास तो मेरा नंबर और एड्रेस भी नहीं था, तो तुम यहाँ आई कैसे? नव्या, हम सौरभ मिला था मुझे। जब तुमने नंबर चेंज किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? सिप्रा, मेरा फ़ोन गायब हो गया था, इसीलिए फ़ोन और नंबर दोनों चेंज कर ली। वैसे भी मुझे ज़्यादा लोगों को नंबर देना नहीं था। घर पर कॉल करके मम्मी पापा को बता दिया। और तुम्हें कॉल की थी एक नंबर से, पर लगा नहीं। कई बार ट्राई की, नहीं लगता था। फिर बाद में ट्राई करना बंद कर दिया। तू अपनी बता, क्या चल रहा है यहाँ, कैसे? मैं उसे अपनी सारी बातें बता दी। फिर कुछ देर बाद हम दोनों अपने अपने रूम में आ गए। अब हम दोनों संडे को मिल लेते थे। कभी कभी मैं सौरभ को भी बुला लेती थी। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। आज संडे था।
उसे कॉल की तो उसका फ़ोन नहीं उठा। कई बार कॉल की, जब नहीं उठा तो मैं उसके रूम पर पहुंची। देखा वो बहुत बीमार थी, उसके साथ उसकी मेड थी। मैं तुरंत सौरभ को कॉल करके उसे बुला ली। फिर हम दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। फिर जब उन्हें पता चला कि उसने अपनी एक किडनी डोनेट कर दी है तो वो उसे वेदांत हॉस्पिटल भेज दिए। वहां जाते ही उसे एडमिट कर लिया गया। बहुत सारे टेस्ट कराए गए। फिर डॉक्टर बोले कि इसने ड्रिंक किया है, वो भी बहुत ज़्यादा, और इसे शराब सिगरेट बिल्कुल मना किया गया था। किडनी डोनेट करने के बाद बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, पर मुझे नहीं लगता कि इसने कोई सावधानी रखी है, जिससे इसकी किडनी में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके पास वक्त बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते। इस बीच में इसे बस आप सब खुश रखिए। मैं उसे डिस्चार्ज कराकर अपने रूम पर ले आई, क्योंकि अब मैं उसके साथ रहना चाहती थी। मैं उससे पूछने लगी कि तुम ऐसा क्यों की? तब वो मुझे बताने लगी कि क्या करती, अब मुझे जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब थक गई हूँ अकेले चलते चलते। कभी कभी रोहन की बहुत याद आती है, नव्या, पर जब उसकी बीवी बच्चे का ख्याल आता है तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। जानती हो नव्या, वो मेरा बचपन का प्यार है। उसके बिना कभी जिंदगी की कल्पना की ही नहीं थी। वो मेरी रूह में बसा हुआ है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे उससे प्यार हुआ? अब चाहकर भी किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाती हूँ, पर अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं उसके किसी तो काम आई। जब उसकी याद के कारण मुझे नींद नहीं आती थी तो पूरा बोतल पी लेती थी और सो जाती थी। पहले तो बहुत कड़वी लगी, पर बाद में मुझे आदत हो गई। वो मेरा हाथ थामकर बोली, नव्या, तुझे मेरी कसम है, ये सारी बातें मम्मी पापा रोहन और उसके घर में किसी को ना पता चले, वरना मेरे मरने के बाद भी लोग मुझसे नफरत करेंगे। मैं बोली, वादा है मेरा तुझसे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर मैं उससे बोली, सिप्रा, मैं तुझे अनाथों की तरह नहीं मरने देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मरने के बाद पूरे सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा हो। तो वह बोली, क्या कहना चाहती है? मैं बोली, तेरी शादी करना चाहती हूँ। वो उठकर बैठ गई और बोली, तू जो कह रही है तुझे पता भी है? क्या कह रही है? फिर हंसने लगी, कौन पागल मुझसे शादी करेगा? मेरी हकीकत जानकर कोई मेरे पास नहीं आएगा। तुम शादी की बात कर रही हो? तब मैं बोली, तुम हाँ तो कह दो। फिर वो बोली, चल हाँ कह दी, अब बता कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूँगा तुमसे शादी। हम दोनों उधर देखी तो उधर सौरभ खड़ा था। सिप्रा बोली, तुम भी इसके जैसे पागल हो गए हो? मेरे साथ शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस परेशानी और दुख मिलेगा। सौरभ हम दोनों के पास आकर बैठ गया और बोला, तुम अपनी किडनी तक डोनेट कर दी अपने एक तरफा प्यार के लिए, तो क्या मैं अपने एक तरफा मोहब्बत से शादी करके उसे कुछ दिन के लिए थोड़ी सी खुशियां भी नहीं दे सकता? मुझे सब कुछ पता है सिप्रा, तुम्हारे बारे में। उस दिन नशे की हालत में बहुत कुछ तुमने बता दिया और बाकी का आज सब सुन लिया। मुझे माफ करना, मैं बहुत देर से तुम दोनों की बातों को सुन रहा था। अगर तुम मुझसे शादी के लिए मान जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हें पहली बार जब देखा था तब से प्यार करता हूँ। तुमने मना कर दिया, फिर भी तुम ही मेरे दिल में रही, किसी और को देख ही नहीं पाया मैं। पता है, तुम्हारी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। 2 साल पहले पापा और 10 साल पहले मम्मी मुझे छोड़कर चली गईं। अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं उन दोनों को देख रही थी, सोच रही थी कि क्या किस्मत है हम तीनों की। सब एक तरफा प्यार करते हैं, पर प्यार के मामले में मुझसे बुरी किस्मत किसी की भी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई प्यार नहीं करता। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर सिप्रा बोली, सौरभ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। आज मुझे महसूस हो रहा है कि कितनी तकलीफ होती होगी। मैं सब बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है। सौरभ बोला, मैं सब मानूंगा, तुम बोलो तो सही। फिर सिप्रा हम दोनों का हाथ थामकर बोली, शर्त ये है कि मेरे इस दुनिया से जाने के 20 दिन के बाद और 1 महीने के अंदर तुम मेरी दोस्त नव्या से शादी कर लोगे। हम दोनों उसे देखने लगे। तब वो बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। सौरभ की आंखों में आंसू भर गए। वो बोला, मुझे तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे शर्त मंजूर है, पर क्या नव्या को मंजूर है? तभी सिप्रा बोली, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मैं रोहन को तुम मुझे एक तरफा प्यार करते हो, वैसे भी नव्या भी तुम्हें एक तरफा प्यार करती है। इसने आज तक कभी मुझे नहीं बताया है, पर मैं इसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही प्यार देखती हूँ जो मुझे रोहन के लिए था। बोलो नव्या, करोगी ना सौरभ से शादी मेरी खुशी के लिए? नव्या उसे गले से लगाते हुए रोने लगी और बोली, तू सबकी खुशी के लिए कितना सोचती है।
तेरे जैसी दोस्त सबको मिलनी चाहिए। बहुत देर तक दोनों रोती रहीं। सिप्रा बोली, अब ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। चलो मुझे अंकल से बात कराओ। मैं उनसे तेरी शादी की बात करना चाहती हूँ। मैं उससे बोली, सिप्रा मेरे तलाक के बाद उन लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब मैं भी तुम लोगों की तरह अनाथ हूँ। उन लोगों ने अपनी बेटी से ज्यादा दूसरों की बात पर भरोसा था। मेरी खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता थी। इसलिए मुझे बोल दिया कि अब कभी उन लोगों से रिश्ता मैं ना रखूं। तब से कभी कॉल नहीं आई कि मैं जिंदा हूं या मर गई। सिप्रा बोली, छोड़ो ये सब बातें, चलो मार्केट चलते हैं। अब कुछ शादी वाले कपड़े तो लेने पड़ेंगे ना। हम लोग उसे लेकर मॉल चले गए। वहां से उसके लिए लहंगा और सौरभ के लिए शेरवानी लिया गया। तब मैं बोली, अब चलो मैचिंग ज्वेलरी भी ले लूं। तो सिप्रा बोली, रुको, मुझे अभी एक और जोड़ा लेना है तेरी शादी के लिए। फिर मैं कुछ देर बाद बोली, सिप्रा मुझे कोई और जोड़ा नहीं चाहिए। जब दूल्हा वही होगा तो जोड़ा भी मैं तेरा ही पहनूंगी। हम तीनों की आंखें भर गईं। फिर बाकी की शॉपिंग करके हम रूम पर आ गए। घर आकर हम उसके घर बात करने के लिए कॉल किए। उसके पापा को सारी बात बता दी। उसकी बीमारी की बात जानकर वो दुखी हुए और शादी की बात सुनकर खुश भी हुए। मैं उन लोगों को नोएडा आने के लिए बोली तो सिप्रा बीच में बोली, नब्या उन लोगों को लखनऊ बुला लो, हम शादी वहीं करेंगे। अगले दिन शाम को फ्लैट से हम लखनऊ पहुंच चुके थे। वहां एयरपोर्ट से एक गाड़ी हम लोगों को लेकर एक आश्रम में पहुंची। वहां अंदर जाकर देखा तो वो एक वृद्धाश्रम था। उसके गार्डन में एक मंडप बना हुआ था। वहां पहुंचते ही सिप्रा को बहुत सारी औरतों और पुरुषों ने घेर लिया। सबने मिलकर सिप्रा के साथ हम लोगों को एक जगह रूम में गए। सब लोग तैयार हो गए। सिप्रा को वहीं की महिलाओं ने तैयार किया। उसके बाद उसकी शादी हुई। कन्यादान की रस्म रोहन के मम्मी पापा ने की। शादी के बाद हम लोग सिप्रा के फ्लैट पर गए। वहीं सब लोग रेस्ट किए। सुबह की फ्लाइट से हम लोग फिर नोएडा आ गए। सौरभ के रूम में सिप्रा के गृह प्रवेश की रस्म की व्यवस्था करके उसका प्रवेश करवा कर मैं अपने रूम पर आ गई। मैं चाहती थी कि दोनों जो भी दिन बचे हुए हैं साथ में बिताएं। मैं अपने ऑफिस जाने लगी। रोज दोनों मुझे कॉल करके बुलाते रहते थे, पर ऑफिस के बहाने से नहीं जाती थी। करीब 6 दिन बीत गए। 7वें दिन सुबह ही सिप्रा की कॉल आई और बोली, तू आ क्यों नहीं रही? मैं मर जाऊंगी तब आएगी क्या? मैं भाग कर गई। वो नाराज थी। उसे मनाने लगी। फिर हम तीनों साथ में नाश्ता किए। उसके बाद साथ में हम घूमने निकल गए। रात में हम लौटे। फिर मुझे वहीं रोक लिया दोनों ने। अगले दिन अपने रूम पर आ गई। अब मैं रोज उससे मिलने जाती थी। रात का खाना हम तीनों साथ ही खाते थे। 1 हफ्ते तक यही रूटीन चलता रहा। मैं नोटिस कर रही थी कि दिन प्रतिदिन सिप्रा कमजोर होती जा रही थी। वो हम दोनों के साथ खुश तो बहुत रहती थी, पर उसके चेहरे पर एक पीलापन छाने लगा था। एक दिन हम तीनों खाना खा रहे थे, तभी सिप्रा को खांसी आने लगी। वो खांसने लगी। बहुत देर तक खांसती रही। उसके बाद वो बेहोश हो गई। पानी उसके चेहरे पर छिड़क कर होश में लाने की कोशिश की, पर उसे होश नहीं आया। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उसे एडमिट कर लिया गया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के 4 घंटे बाद सिप्रा को होश तो आ गया, पर डॉक्टर ने हम लोगों से कहा कि अब ये कुछ घंटों की मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन है इसके पास। अब इसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। सौरभ और मैं रोने लगे। फिर मैं हिम्मत करके उसके घर कॉल करके सब कुछ बता दी। वो लोग कुछ घंटे में फ्लैट से वहां पहुंच गए। पूरी फैमिली आई हुई। सब लोग सिप्रा से मिले। बड़ी भाभी उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी तो सिप्रा मुस्कुराते हुए बोली, मैं कभी आपसे नाराज ही नहीं थी भाभी। आप माफी मत मांगिए और आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं सबसे माफी मांग रही हूँ। जब सब लोग उसके पास थे तब मैं धीरे से रोहन को बाहर ले गई और उससे बोली, आप सिप्रा से अकेले में थोड़ी देर मिल लीजिए। आपसे मिलकर वो इत्मीनान से दुनिया से जा सकेगी। रोहन हम बोलकर उसके रूम में गया और सबको बहाने से बाहर बुला लाई और मैं खुद रूम के अंदर फाटक के पास खड़ी हो गई कि कोई अंदर उन दोनों को अकेले न देख ले। सिप्रा, कैसे हो रोहन? तबीयत कैसी रहती है तुम्हारी? रोहन, ठीक हूँ। अब तुम्हारी कीमत पर ये जिंदगी मिली है, इसे तो अब संभाल कर ही रखना पड़ेगा। सिप्रा, तुम्हारी जिंदगी बहुत अनमोल है रोहन। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, तुमसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए। उन सबके चेहरे की मुस्कान तुमसे है रोहन। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी कीमती नहीं, तुम उन सभी के लिए बेशकीमती हो और इसलिए तुम खुद अपनी जिंदगी संभाल कर रखना। डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। रोहन, तुमने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं फॉलो किया? सिप्रा, मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। मेरी जिंदगी बस एक बोझ थी जिसे मैं काट रही थी।
मेरी ज़िंदगी तुम्हारे काम आई, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इसके अलावा मेरा जन्म भी भगवान का एक मजाक था। रोहन बीच में बोल उठा, ये सब खुद कैसे सोच लिया? तुम्हें क्या पता कि हम सबके जीवन में तुम्हारा क्या स्थान है? तुम वो हो जो किसी की हेल्प करने के लिए अपना भी नुकसान कर लेती हो। तुम वो हो जो किसी भी रोते हुए को पल में हंसा दे। तुम वो हो जो किसी भी मुश्किल काम को करने से पीछे नहीं हटती, उसे करके ही दम लेती हो। तुम वो हो जो पूरे घर को एक साथ बांध कर रख सकती हो। तुम वो हो जो दूसरों को खुशी देकर खुश होती है। ये सब मुझे तब समझ में नहीं आया जब तुम पास थी, और जब समझ में आया तब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता है सिप्रा कि तुम मुझे बचपन से बहुत प्यार करती हो, पर यह सही समय पर मुझे नहीं पता चला। पहले मुझे लगता था कि हम अच्छे दोस्त हैं और इसलिए तुम मुझे बहुत मानती हो, मेरा ख्याल रखती हो, क्योंकि प्रेम को तब नहीं समझता था मैं। जब सुहाना को देखा तो प्यार का एहसास जग गया, पर उसके साथ रहकर भी मैं उसमें तुम्हें ढूंढता था। अपने मन में उसकी तुलना तुमसे करता था। कुछ दिन में सगाई और शादी हो गई, लेकिन उसके बाद मुझे हर दिन महसूस होने लगा कि तुम मेरे जीवन में कितनी जरूरी थी। तब मुझे तुम्हारी हर बात याद आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ तुम ही मुझे नहीं, मुझे भी तुमसे प्यार था, पर मैं समझ नहीं पाया। आज मैं बहुत गिलानी महसूस करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम मुझे जीवन देने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दी, और मैं ना समझ तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को पहचान तक नहीं पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो सजा दो मुझे मंजूर है। सिप्रा की आंखें लगातार बरस रही थीं। वो अपने हाथ से रोहन का हाथ थाम ली और बोली, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है। मुझे इस बात से आज बहुत खुशी है कि तुमको भी मुझसे प्यार था। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे समझे, मेरे प्यार को समझे। पर आज मैं तुमसे कुछ मांगती हूँ, प्लीज मना मत करना। रोहन, तुम बोलो, मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी। सिप्रा, अगर तुम एक पल के लिए मुझे प्यार किए हो तो मुझसे वादा करो कि तुम अपनी शादीशुदा लाइफ पर हमारे रिश्ते का कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं उन्हें समाप्त करो और अपनी लाइफ में खुश रहो। और अपनी बीवी में मुझे मत ढूंढना। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। बोलो, करोगे ना? और हाँ, उसे सॉरी बोल दो। रोहन आश्चर्य से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरे और उसके बीच में सब ठीक नहीं है? सिप्रा, तुम दोनों के बिहेवियर और शक्ल देखकर। पर अब तुम वादा करो, अब सब ठीक करोगे? रोहन, हम, वादा है मेरा तुमसे, तुम्हारी हर बात मानूंगा। तभी रूम में डॉक्टर अंदर आए और बोले, बहुत बातें हो गईं, आज का कोटा पूरा हो गया, चलो अब डायलिसिस के लिए। सिप्रा, सर अब मुझे डायलिसिस नहीं करवाना, बहुत दर्द होता है इंजेक्शन से। अब मरना ही है तो इतना दर्द देकर और तड़पाकर मत मारिए मुझे, प्लीज डॉक्टर। सिप्रा की आंखों में आंसू बह रहे थे और डॉक्टर उसे देख रहे थे। वो फिर बोली, मेरे पास जितने घंटे बचे हैं वो अब मुझे चैन से जीना है। इन मशीनों और इंजेक्शन के दर्द में नहीं जीना है। मुझे घर जाने दीजिए, वहां जाकर आराम से मरूंगी। ये सारी बातें वो इतने प्रेम से बोली तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में भी आंसू चमकने लगे। अगले दिन सुबह सब लोग सिप्रा के साथ सौरभ के फ्लैट पर आ गए। सबके चेहरे पर गहरी उदासी थी, क्योंकि सबको पता था अब सिप्रा कुछ घंटों की मेहमान है। सब लोग बैठे थे सिप्रा के बगल में। उसके पापा मम्मी बैठे थे। सिप्रा अपना सर अपनी मम्मी की गोद में रखकर लेटी थी। इतने में सौरभ चाय बनाकर ले आया, सबको दे दिया। पर रोहन के मम्मी पापा मना करने लगे तो सिप्रा बोली, अरे पापा, ये चाय आपके दामाद ने बनाया है, पीकर बताइए कैसी बनी है। सब लोग चाय पीने लगे तो सिप्रा उठकर सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई। काफी कमजोर हो गई थी। फिर थोड़ा रुककर बोली, पापा मम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे तो वो बोली, पापा, सौरभ बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनकी खुशी के लिए मैं क्या करूं। ये तो मुझसे ऐसी स्थिति में भी शादी कर मेरे लिए तमाम खुशियां दे दिए, पर मेरे जाने के बाद ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के 1 महीने के अंदर नब्या से इनकी शादी करवा दीजिएगा। ये दोनों बहुत अकेले हैं। अपनी लाइफ में दोनों का साथ होगा तो दोनों की लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। आप दोनों मुझसे वादा करिए, मेरे लिए इतना करेंगे ना? दोनों लोगों ने आंखों में आंसू भरकर सर हाँ में हिला दिया। वहां पर बैठे सभी की आंखें बरसने लगीं। सिप्रा ने नब्या और सौरभ को अपने पास बुला लिया। दोनों वहीं सोफे के पास बैठ गए और रोने लगे। नब्या रोते हुए बोली, सिप्रा, तुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तेरी जगह नहीं लेनी है, तू ऐसी बात मत बोल प्लीज। सौरभ बोला, सिप्रा,
तुम्हारे बिना हम सबकी लाइफ कितनी सूनी हो जाएगी, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे इन चंद दिनों के साथ और बिताए गए लम्हों के साथ याद करके जी लूँगा। मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं चाहिए। शिप्रा, तुम दोनों ने अब मेरी बात सुनो। तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था मेरी शादी के पहले। अब प्लीज वादा मत तोड़ना। मेरे लिए मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। मुझे पूरा भरोसा है तुम दोनों पर मेरा वादा नहीं तोड़ोगे। सौरभ, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अब तो मुझे भी आपको छोड़ने का मन नहीं है। पर अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्द ही आपके पास वापस आऊंगी, आपकी बेटी बनकर। पर इसके लिए आपको नव्या से शादी करनी पड़ेगी। आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मुझे बेवकूफ़ नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। दादी, आपको मैंने बहुत परेशान किया है, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। दादी, पगली, तुझसे कोई नाराज़ नहीं हो सकता है, तू है ही इतनी अच्छी, तू तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। सिप्रा, नहीं दादी, आप माफ़ी ना मांगिए। दादी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बेचैन रही हूँ, पर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं चैन से मर सकूं। दादी, जब आप बड़े भैया और रोहन को प्यार करती थीं, तो मुझे भी आपसे प्यार पाने का मन करता था। इसलिए मैं भगवान जी से कहूंगी कि किसी जन्म में हम दोनों को सगी दादी पोती बनाएं, और तब मैं आपसे सूद समेत प्यार लूंगी। मम्मी पापा, आपने जितना मेरे लिए किया है उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता। आप दोनों मेरे लिए भगवान के समान हैं। आपने कभी मुझे अलग नहीं समझा, इतना प्यार दिया कि मुझे कभी नहीं लगा मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। आप लोगों के प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। फिर भी अगर कभी कोई बदतमीजी या उद्दंडता हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। रोहन के मम्मी पापा ने उसका हाथ थाम लिया और उसके पापा रोते हुए बोले, बेटी, तुम्हारे जैसी बेटी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तू मेरी बेटी न होकर भी मेरी बेटी की तरह रही। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जितने जन्म लूँ तू सब में मेरी बेटी बने, पर सगी बेटी बने। मैं तेरी तकलीफ बहुत अच्छे से समझता रहा हूँ। कई बार मैं मजबूर और कमज़ोर महसूस करता था, चाह कर भी तेरे पक्ष में नहीं बोल पाया। मुझे माफ़ कर दे बेटी। नहीं पापा, आपने जो भी किया घर के लिए, हम सबकी भलाई के लिए किया। आपकी कोई गलती नहीं रही कभी। सिप्रा बोली। सिप्रा की आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। सौरभ सबको शांत करवाया और सिप्रा को गोद में उठाकर रूम में ले गया। उसे लिटाकर खुद उसके पास बैठ गया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, बहुत हो चुका ये सब, अब चुपचाप आराम करो, कुछ मत बोलो। कुछ देर मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उठाकर लाया हूँ, नाराज मत होना। सिप्रा उसके हाथों को पकड़कर चूम ली और शांत होकर लेट गई। सौरभ उसे देखने लगा। दोनों की आंखें गीली थीं, पर दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे, शायद एक दूसरे को जी भरकर देख लेना चाहते थे। कुछ देर बाद नव्या ने रूम का डोर नॉक किया तो सौरभ ने बोला, खुला है। वो अंदर आ गई और सौरभ से बोली, आप कुछ खा लीजिए, और प्लेट को उसकी तरफ बढ़ा दी। वो भी प्लेट लेकर चेयर पर जाकर बैठ गया। नव्या सिप्रा के पास बैठ गई तो सिप्रा बोली, तूने बनाया है? नव्या हम बोल दी। सिप्रा अपने अलमीरा से एक डायरी मांगी। नव्या ने लाकर दे दी। सिप्रा उसे हाथ में लेकर उसे देखी और बोली, मेरे जाने के बाद ये तुम्हारा है। नव्या आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी तो सिप्रा बोली, ऐसे ही ख्याल रखना सौरभ का और खुद का भी। अगले दिन सुबह में मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। रोहन की बीवी मेरी हेल्प कर रही थी। सबको नाश्ता देकर मैं सौरभ से सिप्रा के बारे में पूछी तो वह बोला, अभी थोड़ी देर पहले देखा हूँ, सो रही थी। तब मैं बोली, मैं उसे देख कर आती हूँ। मैं रूम में गई हूँ तो देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। वो दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे देखकर रो पड़ी। मैं उससे बोली, सिप्रा तू हॉस्पिटल चल, मैं तुझे ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बमुश्किल बोली, नहीं नव्या, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे बस भगवान के पास जाना है। तभी सौरभ भी रूम में आया और उसे देखकर घबराकर बोला, क्या हुआ? सिप्रा बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। सौरभ दवा लेकर आया, उसे देने लगा, पर सिप्रा खा नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने किसी तरह जिद करके उसे खिला दिया। थोड़ी देर में उसे कुछ आराम मिल गया। फिर उसे थोड़ा सा दूध देने के लिए दादी बोली। मैं उसे चम्मच से पिलाने लगी। थोड़ा सा पीने के बाद उसे जोर की खांसी आ गई और उसकी हालत खराब हो गई। बहुत देर तक खांसती रही, बिल्कुल निढाल हो गई। थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। फिर कुछ देर बाद
उसकी सांस तेज होने लगी, जोर जोर से सांस लेने लगी। वो सौरभ का हाथ जोर से पकड़ रखी थी। 7 मिनट तक उसकी सांसें जोर जोर से चलती रहीं, उसके बाद धीमी होने लगीं। सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। करीब 10 मिनट तक उसकी धीमी सांसें चलने के बाद अचानक से 2 बार उसका शरीर थोड़ा उछलकर शांत हो गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई, उसकी सांसें थम गईं। वो हम सबको छोड़कर जा चुकी थी और हम सब जोर जोर से रोते रह गए। कोई भी किसी को संभालने वाला नहीं था। बहुत देर तक रोने के बाद दादी सबको बोली, अरे सब रोते रहोगे, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ नहीं करोगे? थोड़ा हिम्मत करके रोहन के पापा सौरभ के पास जाकर बैठ गए और उसे समझाने लगे। लगभग 1 घंटे बाद सब लोग उठे और उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लगे। फ्लैट के नीचे ग्राउंड बहुत से लोग आ चुके थे। सौरभ के ऑफिस के लोग, सिप्रा के ऑफिस के लोग और कुछ लोग जो सिप्रा के फ्लैट के आसपास के थे। इसके अलावा यहाँ के वृद्धा आश्रम के तमाम लोग आए थे। सबकी आंखें नम थीं। सिप्रा को लाल चुनरी वाली साड़ी पहनाई गई। बिंदी, महावर, चूड़ी, मेहंदी सब लगाकर सौरभ को बुलाया गया। उसके हाथ से उसे सिंदूर लगवाया गया। सौरभ बहुत रो रहा था, रोते हुए सब कार्य कर रहा था। इन सब के बाद उसे लेकर निकलने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से कोई प्राण निकाल लिया हो। कुछ देर तक सब सूने सा लग रहा था। फिर मैं जोर से चीख कर रोने लगी। उसके बाद मैं भागकर नीचे गई। एक बार उसे देखा, फिर फोन लेकर उसकी बहुत सारी फोटोज ली। फिर उसके सीने से लगकर खूब रोई। फिर कई लोग मुझे पकड़कर हटाने लगे। मैं उसके पैरों पर अपना सर रख दी। तभी रोहन की मम्मी आई और रोते हुए मुझसे बोली, अब जाने दो बेटा उसे, उसका हमारा इतना ही साथ था। सब लोग उसे लेकर चले गए। मैं एक कोने में बैठ गई। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। आज तेरही हो गई थी उसकी। रात को हम सब साथ बैठे थे। कल सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे। सौरभ अभी भी बहुत तकलीफ में था और मुझे सिप्रा की जितनी याद आ रही थी, उतनी ही तड़प सौरभ को इस हाल में देखकर हो रही थी। मैं उसे चाह कर भी नहीं संभाल पा रही थी। एक संकोच और एक झिझक हो रही थी अब उससे बात करने में, पर उसे देखकर मैं बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी। पता नहीं मेरे दिल में हमेशा से उसके लिए अलग ही जज्बात रहे थे। ये एक तरफा मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है। सब साथ में थे। सिप्रा की ही बातें हो रही थीं। काफी रात हो गई थी। सब जाकर सो गए। बस मैं, रोहन और सौरभ ही बचे थे। रोहन, मैं उसका गुनहगार हूँ। मैं उसके प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाया, बल्कि कभी समझना ही नहीं चाहा। हमेशा उसके प्रेम का मजाक उड़ा दिया करता था। जब वो मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाकर खिलाती थी या मेरी पसंद की कोई चीज सबसे छुपाकर बना देती थी, तो मैं सबके सामने उसका मजाक बना देता था। वो बेचारी सा चेहरा बना लेती थी। वो जितनी मेरी केयर करती थी, मैं उतना ही उसका मजाक उड़ा देता था। उसकी परवाह मैं भी करता था। उसके लिए दादी से लड़ भी जाता था। पर सबसे ज्यादा तंग, परेशान और उसका मजाक मैं ही बनाता था। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी। मेरे लिए जान भी दे दी उसने, और मैंने उसके प्रेम को समझ ही नहीं पाया। काश कि वक्त पर मुझे समझ में आ गया होता, तो आज वो हमारे साथ होती। ऐसे तड़प तड़प कर इस दुनिया से नहीं जाती। सौरभ, उसने आपसे प्रेम किया था, और प्रेम समर्पण मांगता है। बिना समर्पण कोई प्रेम नहीं होता। उसने अपने प्रेम में खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन आप गुनहगार नहीं हैं। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। प्रेम एक खूबसूरत एहसास होता है। ये किसी को कब कैसे हो जाता है उसे भी नहीं पता चलता है। पर प्यार जिससे होता है वो भी उसी को प्यार करे, ये जरूरी तो नहीं। प्यार दोनों को एक दूसरे से हो, ये बहुत अच्छा है। पर एक तरफा मोहब्बत पर भी कोई जोर नहीं होता। प्रेम प्राप्त हो जाए ये भी जरूरी नहीं। प्रेम की परिभाषा ही दर्द, समर्पण, त्याग और जुदाई होती है। जैसे उसे आपसे प्रेम करने से कोई नहीं रोक सकता था, वैसे भी आप भी स्वतंत्र थे किसी और से मोहब्बत करने के लिए। अब मुझे ही देखिए, वो मुझे तो खुद से मोहब्बत करने को नहीं बोली थी, यहाँ तक कि मुझे मना भी कर दी थी। पर इश्क पर जोर किसका चलता है? इसे जितना रोको हो ही जाता है। इसलिए खुद को दोष देना छोड़ दीजिए और अपनी प्यारी सी फैमिली पर ध्यान दीजिए। उनके लिए आप ही सब कुछ हैं। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो सिप्रा भी दुखी रहेगी। आपका जीवन अनमोल है, उसमें खुशियां भर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। रोहन, हम बात तो आपकी सही है। अब इन बातों से कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। और ये बात आपके लिए भी लागू होती है। सिप्रा की इच्छा थी कि आप दोनों की शादी करवा दी जाए, और उसकी जिम्मेदारी हम सबको देकर गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद आप दोनों की शादी हो जाए। सौरभ, हम उसकी इच्छा का मान रखूंगा, पर इसके लिए नव्या की मंजूरी भी होनी चाहिए।
रोहन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना नव्या इस शादी से? मैं बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर मैं चाहती हूँ कि इस शादी से पहले हम एक नया फ्लैट लेकर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ सब लोग हमें जानते हैं और तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं ये नहीं चाहती कि कोई सौरभ के बारे में कुछ भी गलत सोचे। रोहन, हम सही बात है, लोग न जाने क्या क्या बोलेंगे। सौरभ, मैं कहीं दूसरी जगह फ्लैट ढूंढ लूंगा। अगले दिन सब लोग जाने लगे तो रोहन के पापा बोले, बेटी शिप्रा को मैं अपनी सगी बेटी मानता था, इसलिए उसकी कोई बात नहीं टालता था। अब उसकी आखिरी बात को भी नहीं टालना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। तुम दोनों रेडी हो ना? रोहन, हम पापा ये दोनों रेडी हैं, मैंने बात कर ली है, आप तैयारी कीजिए। रोहन की मम्मी, पहले पंडित जी को फोन करके कोई डेट तो पूछ लीजिए। रोहन के पापा, हम अभी करता हूँ। पंडित से बात करके पता चला कि 10 दिन बाद का मुहूर्त है। उसके बाद रोहन की दादी बोली, बेटा तुम दोनों की शादी हमारे घर से होगी, इसलिए तुम दोनों 1 हफ्ते बाद वहीं आ जाना। हम दोनों ने हम में सर हिला दिया। सब लोग चले गए, मैं भी अपने फ्लैट पर आ गई। मुझे कोई तैयारी नहीं करनी थी, सब कुछ सिपरा का ही पहनने के लिए सोच रखी थी। मैं अपना ऑफिस ज्वाइन कर ली, काफ़ी डिस्टर्ब था, सब कुछ बहुत सारी सीएल ले चुकी थी। 4 दिन तक सौरभ की कोई कॉल नहीं आई, मैंने भी नहीं की। 5वें दिन संडे था तो सुबह में उसकी कॉल आई, सौरभ मैं फ्लैट चेंज कर रहा हूँ आज। मैं बोली, कोई हेल्प की जरूरत हो तो मैं आ जाती हूँ। सौरभ, ठीक है। मैं नाश्ता बनाकर पैक कर ली और उसके प्लेट पर पहुंची। उसे नाश्ता प्लेट में लगाकर दे दी और मैं सामान पैक करने लगी। शाम को एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं वहां सामान खोलकर रखने लगी तो सौरभ बोले, अपने हिसाब से रख लो सामान। सब काम करते करते रात के 8 बज गए। फिर मैं बोली, मैं जा रही हूँ। तो सौरभ बोला, नहीं अकेले नहीं जाना है। फिर हम दोनों निकले। मैं उससे बोली, चलो खाना खा लेते हैं बाहर। हम दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे। ऑर्डर करके हम दोनों बिल्कुल शांत बैठे थे। ऑर्डर आने पर हम दोनों अपना खाना खाकर बाहर आए। घर पहुंचकर जब मैं गाड़ी से निकलने लगी तो सौरभ बोला, 2 दिन बाद हमें इलाहाबाद के लिए निकलना है। अगर तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। मैं उसे देखी, फिर बोली, कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं अपने फ्लैट में चली गई। हम दोनों इलाहाबाद पहुंच गए। शादी के 3 दिन पहले पहुंचे थे वहां पर। उन लोगों ने सारी तैयारी कर रखी थी। दादी सारी रस्म करवा रही थी। शादी के दिन सिप्रा के घर आंगन में मंडप लगा था। वहीं पर हम दोनों की शादी की रस्में होने लगी। मैं सिप्रा का लहंगा, ज्वेलरी सब कुछ पहनी थी। जब कन्यादान की बारी आई, रोहन के मम्मी पापा आगे आए और रस्म पूरी की। हम दोनों की शादी संपन्न हो गई। हम दोनों अगले 2 दिन तक रुक कर नोएडा निकल गए। हम दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी, बिल्कुल चुप रहते थे हम दोनों। हम दोनों नोएडा पहुंच गए। मैं सौरभ से मुझे मेरे फ्लैट पर ड्रॉप करने को बोल दी। वो मुझसे बिना कोई सवाल किए मेरे फ्लैट पर छोड़कर चले गए। मैं अपने फ्लैट पर आ गई। मैं सोचने लगी, एक बार भी नहीं बोले कि हम पति पत्नी तो अलग क्यों रहना है। प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, पति तो है ना। मैं यही सब सोचने लगी। ना जाने कब नींद आ गई। सुबह जब बेल बजी तो नींद खुली। डोर खोली तो सामने सौरभ थे। मैं दरवाजे से किनारे हट गई। वो अंदर आते ही बोले, तुम अभी तक सो रही थी, 8 बज रहे हैं और सामान पैक कर ली? तो मैं धीरे से बोली, सामान क्यों पैक करना है? तो सौरभ बोले, मुझे तो लगा था कि तुम सामान के लिए यहाँ आई हो, तुम जल्दी से सामान पैक कर लो। मैं अंदर चली गई, नहा धोकर बाहर आई, सामान पैक की। 3 घंटे के बाद मैं सौरभ के नए फ्लैट पर पहुंच गई। मैं अपने रूम में अपना सामान लगाने लगी। कुछ देर बाद सौरभ ने मुझे बुलाया। मैं बाहर आई तो उन्होंने कुछ बना लिया था। हम दोनों ने साथ में खाया। हम दोनों के बीच चुप्पी ही थी। रात में मैं डिनर रेडी करके उन्हें बुलाने गई तो देखा वो सिप्रा के फोटो के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। मैं भी चुपके से सुनने लगी। वो बोल रहे थे, तुमने जो कहा हम दोनों ने कर दिया है, पर तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अगर पति धर्म निभाता हूं तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, अगर नहीं निभाता हूं तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। मैं कुछ देर रुककर अंदर गई
और पीछे से बोली, इतना सोचने की जरूरत नहीं है सौरभ, आपका इतना ही साथ मेरे लिए बहुत है। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। मैं समझ सकती हूँ, किसी को दिल में रखकर दूसरे को बाहों में लेना बहुत मुश्किल होता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपने ही कहा था कि प्रेम समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है। आप सबने अपने अपने मोहब्बत के लिए त्याग और समर्पण किया है। अब मैं भी करूँगी। मैं आज आपको स्वतंत्र करती हूँ। आप और मैं रिश्ते में पति पत्नी रहेंगे, पर हमारा रिश्ता पति पत्नी का नहीं होगा। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही बिता लूंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका इतना ही साथ बहुत है मेरे लिए। अब आप चलिए, हम साथ में खाना तो खा सकते हैं ना? सौरभ, हम बिल्कुल, चलो। हम दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में सो गए। अगले दिन से हम दोनों साथ ही ऑफिस के लिए निकलते और साथ ही आते। बातें बस काम भर की होती थीं। हम दोनों साथ ही रहते थे। इस तरह से रहते हम दोनों को 7 महीने हो गए थे, पर हमारा रिश्ता बस नाम का था। हम पहले दोस्त थे तो बहुत सी बातें कर लेते थे, पर अब तो दोस्ती का भी रिश्ता नहीं रह गया था। कभी कभी सिप्रा की बहुत याद आती थी। मैं सोचती थी वो अपनी किस्मत से कितनी नाराज थी कि उसके सगे माँ बाप नहीं हैं, उसका प्यार उसे नहीं मिला। उसे लगता था कि कोई उसे प्यार नहीं करता, उसके मरने के बाद कोई रोने वाला नहीं होगा। पर यह सब गलत साबित हुआ। उसे दूसरे लोगों ने इतने प्यार से पाला, उसे एक परिवार का सुख मिला। प्यार तो नहीं मिला, पर प्यार के लिए जीने को मिला, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को मिला। उसे ऐसे बंदे का प्यार मिला जो उसे उस हालत में अपना लिया जब अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। उस बंदे ने उसकी खातिर मुझसे शादी की, पर कभी अपने प्यार से बेवफाई नहीं की। वो कभी मेरी तरफ देखता भी नहीं था। इतनी मोहब्बत कौन करता है? वो तो इस दुनिया से चली गई, पर इतने लोगों को अपने पीछे छोड़ गई जो आज भी उसे इतना प्रेम सम्मान और उस पर भरोसा करते हैं। और एक मैं, जिसकी किस्मत में सारे रिश्ते सगे थे, पर आज सगा कोई नहीं है। माँ बाप को मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं था कि वो मेरी बात सुनते, मेरी तकलीफ को जानने की कोशिश करते। उनको अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए आज तक कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसी हूँ। जिससे शादी हुई उसने पति के सारे हक ले लिए, पर पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी जिंदगी में दर्द तकलीफ भर दिया। और आज वो मेरा पति है जिससे मुझे पहली नज़र में प्यार हुआ था। और आज भी एक परिस्थिति बस ही सही, पर वो आज मेरे पति हैं, पर सिर्फ नाम के पति हैं। उनको मुझसे ना कोई प्रेम है, ना वो मुझ पर कोई हक जताते हैं। मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं है, मैं भी उन पर कोई हक नहीं जताती हूँ। अब तो यही जिंदगी है, इसी में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। बस सिप्रा, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुमने जाते जाते मुझे खुशी देने की पूरी कोशिश की थी, पर खुशी मेरी किस्मत में ही नहीं है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं है जिससे मैं अपना दर्द कह सकूं। बस तुम्हारी दी हुई डायरी है जिसे मैं पढ़ती भी हूँ और खाली पन्नों पर अपनी वो तमाम बातें लिखती हूँ जो तुमसे करना चाहती हूँ। हमें साथ रहते रहते 11 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। मेरे सर से ब्लड आने लगा। सौरभ अपने रूम में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। बहुत देर बाद जब वो किचन में पानी लेने आए, मुझे बेहोश और जमीन पर गिरा देखकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने कहा ब्लड बहुत निकल गया है, इसलिए अभी काफी क्रिटिकल है। जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। 3 घंटे के बाद होश आ गया। अगले दिन डिस्चार्ज होकर घर आ गई। 3 दिन तक हम दोनों घर पर ही थे। सौरभ को मेरा ख्याल रखते देखकर मैं मन में बहुत खुश थी, पर ऊपर से नॉर्मल थी। इन 3 दिनों में मैंने कोई काम नहीं किया, सब सौरभ ने किया, पर बात अभी भी बहुत नहीं होती थी। 3 दिन बाद हम ऑफिस जाने लगे। हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को विश भी नहीं किया। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने सोचा जो रिश्ता नाम का हो उसके लिए शुभकामनाएं कैसी। वक्त अपनी गति से चल रहा था। सौरभ पहले से भी ज्यादा कटे कटे रहने लगे थे, खुद को बिजी रखते थे। शाम को लेट आते थे, आते ही अपने रूम में चले जाते थे। अब हम दोनों सिर्फ सुबह नाश्ते के टाइम और रात के खाने के टाइम ही मिलते थे, पर कोई बात नहीं होती थी। कई महीने बाद एक दिन शाम को सौरभ की कॉल आई। वो बोले तुम घर चली जाना, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं रात में आऊँगा। मैं खाना बनाकर सौरभ का वेट करने लगी। रात के 12 बज गए, ना वो आए ना कोई कॉल आई। 1 बजे मैंने उन्हें कॉल करने लगी, पर कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई। मैं अपने घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। सौरभ की सलामती के लिए
प्रे करने लगी। मैं रोते हुए भगवान से कभी लड़ती, कभी झगड़ती, कभी प्रार्थना करती, दुआ मांगती, ना जाने क्या क्या करती रही। करीब 2:30 बजे गेट की घंटी बजी। मैंने जाकर डोर ओपन किया। सामने सौरभ थे। उनके ऑफिस के एक सहकर्मी ने उन्हें संभालते हुए अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया। सौरभ सोफे पर लेट गए। उनके बाहों में कटने के कारण पट्टी लगी थी। वो लगभग बेहोश ही थे। मैं उस सहकर्मी से पूछी तो वह बताया कि सर ऑफिस से 5 बजे निकले थे और एक होटल में मीटिंग थी, वहां मैं भी गया था और भी कई बड़े छोटे एम्प्लाई थे। रात के 9 बजे मीटिंग के बाद सब लोग खाना खाने लगे और सर पीने लगे। वो पीते जा रहे थे, बहुत ज्यादा पी ली। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की पर नहीं माने। 12 बजे तक पीते रहे। उसके बाद वो बिल्कुल बेसुध हो गए। वहां से सभी लोग जा चुके थे, बस मैं ही सर को छोड़कर नहीं जा सका। सर मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सर से एक पोस्ट नीचे हूँ, पर सर कभी ये महसूस नहीं होने देते हैं। मुझसे एक दोस्त की तरह ही बात करते हैं। सर वहां से निकलने लगे तो मैं उन्हें संभालने की कोशिश करने लगा, पर सर ने मुझे धक्का देकर हटा दिया और खुद अकेले आगे बढ़ने लगे। बाहर निकलते टाइम सीढ़ी से सड़क पर गिर गए। मैं उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले गया, पट्टी करवाया। सर बेहोश थे। जब होश आया तब डॉक्टर से पूछकर घर ले आया हूँ। मैम ये इतना क्यों पी लिए? कभी पीते तो नहीं हैं? कुछ कारण पता है आपको इनके पीने का? सहकर्मी: मैम जब सर पी रहे थे तो मैंने उन्हें रोका था, तो वो बोले मुझे पीने दो, उसकी बहुत याद आ रही है। फिर बड़बड़ाने लगे, तुम क्यों चली गई? तुम्हें पता है ना कितनी मोहब्बत करता था तुमसे, फिर भी छोड़कर चली गई। पहले पापा मम्मी, फिर तुम चली गई। अब मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। वो भी मुझे नहीं प्यार करती है। कभी मेरा दर्द, मेरा अकेलापन नहीं दूर करती है, मेरा हाल नहीं पूछती है। मैम मुझे नहीं पता कि ये सब आपको बताकर मैंने सही किया है या गलत, पर सर को आपकी जरूरत है। मुझे ये पता है कि सर पहली वाली मैम को बहुत प्यार करते थे, पर अब उनका आज आप हैं, इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा। ये कागज पर अपना नंबर लिखकर मुझे दिया, जब भी कोई जरूरत हो मुझे कॉल कर लीजिएगा। और चला गया। मैं वहीं बैठी रही। मैं सोफे पर लेटे हुए सौरभ को देखती रही। मेरी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसमें मेरी क्या गलती है। जब मुझे कोई हक ही नहीं दिया है तो मुझे दोष क्यों दे रहे हैं? अब मैं ये घर ही छोड़ दूंगी। मुझे कोई कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता है। इन्होंने भी नहीं समझा मुझे, कोई बात भी नहीं करते। हम दोस्त थे, पर वो रिश्ता भी हमारे इस रिश्ते की बलि चढ़ गया। अब ना हम दोस्त रह गए, ना पति पत्नी बन पाए। मैं ये सब सोचते सोचते वहीं सोफे के पास नीचे बैठे हुए सो गई। सुबह नींद खुली तो 8 बज गया था। मैं सोफे पर नजर डाली तो सौरभ नहीं थे। मैं उनको ढूंढने के लिए उनके रूम में गई तो देखा वो नहाकर शर्ट पहनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिना कुछ बोले चली आई, किचन में नाश्ता बनाने लगी। इतने में वो निकले और जाने लगे। मैं बोली नाश्ता रेडी है, पर वो बिना कुछ बोले चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं रूम में आकर रेडी हुई, ऑफिस निकल गई और सोचने लगी कि इस रिश्ते से क्या फायदा जब हम दोनों में इतनी दूरी है। उन्हें शायद मेरे साथ रहना, खाना, बात करना, मेरा चेहरा देखना नहीं पसंद है। ठीक है, अब मैं घर नहीं जाऊंगी, पर जाऊंगी कहाँ, ये सोचकर आंख भर गई। इतनी बड़ी दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है मेरा। फिर मुझे याद आया कि मेरा फ्लैट भी है, उसे मैं नोएडा आने पर खरीद ली थी। जब सौरभ से शादी के बाद उसके फ्लैट पर गई तो अपने फ्लैट को रेंट पर दे दिया था, पर अभी कुछ दिन पहले वो लोग खाली करके गए हैं, इसलिए अभी वो खाली पड़ा था। मैं खुश हो गई। शाम को ऑफिस से घर पहुंचकर अपना सामान सूटकेस में डालकर निकल गई। घर की 2 चाबी थीं, तो सौरभ के आने का वेट भी नहीं करना था। बस एक पेपर पर इतना लिख दिया, मैं जा रही हूँ आपकी लाइफ से दूर। अपने फ्लैट पर पहुंचकर कुछ साफ सफाई करके बेड पर एक बेडशीट डालकर लेट गई। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। ना जाने कब नींद आ गई। फोन भी ऑफ करके रख दी थी। सुबह उठी तो 7 बज चुके थे। रेडी होकर ऑफिस निकल गई। शाम को घर पहुंचकर चेंज करके बैठी, तभी बेल बजी। जाकर खोला तो सामने सौरभ थे। मैं साइड हो गई। वो अंदर आए और आते ही बोले, यहाँ क्यों चली आई? कोई कॉल नहीं, कोई जानकारी नहीं, और यहाँ आकर बैठ गई। मैं कितना परेशान था, फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा, पूरी रात सो भी नहीं पाया। सुबह यहाँ आया तो तुम भी नहीं थी। आखिर चुपचाप यहाँ आने की क्या वजह हो गई? मैं जान सकता हूँ?
मैं अपने गुस्से को काबू करते हुए बोली, वहां रहने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गई सुकून के लिए। सौरभ, कब तक रहना है यहाँ? सौरभ बिल्कुल शांत आवाज में बात कर रहे थे। मैं उनसे झगड़ना चाहती थी, पर झगड़ नहीं पाई। उनकी आवाज सुनकर शांत हो गई। मैं बोली, मुझे खुद भी नहीं पता कि कब तक लौटूंगी। सौरभ, एक कप चाय मिलेगी? मैं उनको आश्चर्य से देखने लगी। फिर किचन में गई, बस चाय का सामान था तो चाय बनाकर ले आई। हम दोनों चुपचाप चाय पिए। उसके बाद बिना कुछ बोले वो चले गए। मैं बैठकर रोती रही, सोचने लगी कि एक बार हक से तो बोलते, नव्या घर चलो, मैं चली जाती। उनके लिए तो मैं गैर हूं ना, पत्नी ना सही, एक दोस्त का हक तो दे देते। उनके जाने के बाद मैं घंटों रोती रही और खुद की किस्मत पर रोती रही। आज मुझे महसूस हुआ कि मेरी ही मोहब्बत में कमी रह गई, तभी तो इतने महीने साथ रहकर भी उन्हें अपना नहीं बना पाई। 1 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। इस बीच में 3 बार उनके सहकर्मी को कॉल करके उनका हालचाल पूछ लेती थी, पर मैं उनको कॉल नहीं की, ना उन्होंने मुझे कॉल किया। अगले दिन मैं ऑफिस से आई, बाहर से ही कुछ खाने के लिए लेकर आई थी। खाने के बाद लेट गई। 9 बजे एक अननोन कॉल आई, मैं रिसीव नहीं की। मैं आंख बंद करके लेट गई। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे सिप्रा मेरे पास आकर बैठी हो। मेरा हाथ थामकर मुस्कुराते हुए बोलने लगी, नव्या, तुम इतनी जल्दी हार मान ली और सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई। मैं तो पहले भी तुमसे बोली थी कि प्रेम में त्याग और समर्पण के सिवा कुछ नहीं होता है। बहुत मुश्किल होता है प्रेम, प्यार हो जाए तो मुश्किल ही मुश्किल होता है। तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी ना, तो क्या इतनी ही मोहब्बत थी तुमको जो छोड़कर आ गई? थोड़ी मुश्किल तुम भी बर्दाश्त कर लेती अपनी मोहब्बत की खातिर। जाओ नव्या, सौरभ के पास, वो बहुत अकेला है, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जाओ जाओ जाओ, अब लेट मत करो, प्लीज जाओ। मैं कुछ बोलती इससे पहले वो मुस्कुराते हुए गायब हो गई। मेरी आंख खुली तो सोचा ये सपना था या हकीकत, कुछ समझ में नहीं आया। बस यही सोच रही थी कि मैं सच में गलती कर दी यहाँ आकर, मुझे जाना चाहिए उनके पास। फिर से उसी नंबर से फिर कॉल आया तो मैं उठा ली। बात की तो पता चला कि सौरभ हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैं घबराकर हॉस्पिटल पहुंची, देखा तो वो लेटे थे। उनके साथ वही ऑफिस के सहकर्मी थे। वो बताए कि मैं ही आपको कॉल कर रहा था अपने दूसरे नंबर से। मुझे याद नहीं था कि ये नंबर आपको नहीं दिया हूँ। मैं पूछी कैसे हुआ ये? वो बताया कि सर आज बहुत सारा ड्रिंक कर लिए थे और ड्राइव करके घर जा रहे थे। 8 बजे के करीब गाड़ी पेड़ से लड़ गई। संयोग से मैं उनके घर ही जा रहा था। घर से कुछ दूर पहले ही इनकी गाड़ी देखकर मैं रुक कर देखा तो अंदर सर थे। बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल ले आया। आपको कॉल किया तो आप रिसीव नहीं की। मैं उससे बोली, आप अपने घर जाइए, मैं अब यहीं हूँ। वो चला गया। मैं वहीं बैठकर सौरभ को देखने लगी। फिर सोचा, सच में मैं गलत हूँ, मुझे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे इनसे बात करनी चाहिए थी। क्या हो जाता, 1-2 बार नहीं सुनते पर बार बार बात करती, इनको भी मुझसे बात करना ही पड़ता, आज ये हालत तो नहीं होती। कैसी मोहब्बत है मेरी जो अपने प्यार को इस हाल में पहुंचा दिया। सॉरी सिप्रा, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अगले दिन सौरभ को डिस्चार्ज कराकर अपने फ्लैट पर ले आई, क्योंकि हॉस्पिटल के पास था। सौरभ को कहीं फ्रैक्चर नहीं था, सर में चोट थी। मैं चुपचाप उनका ध्यान रखने लगी। 3 दिन घर पर रहे हम दोनों। वो बेड पर सोते थे, मैं सोफे पर सोती थी। वहाँ बेड पर काम चलाऊ बिस्तर था, किचन में भी कम भर की चीजें थीं। तीसरे दिन मैं सौरभ से बोली, यहाँ आपको प्रॉब्लम तो हो रही होगी, आप अपने घर पर चलिए। वो मुझे देखने लगे, फिर तैयार होने लगे। मैं उनको लेकर घर वापस आ गई। यहाँ आकर पहले घर की साफ सफाई की, घर को सेट किया, फिर किचन में खाना बनाने लगी। फिर दोनों ने खाना खाया। मैं उनके सामने एक चेयर लगाकर बैठ गई और पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है? सौरभ, ये कैसा सवाल है? हमारी शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं। मैं, ओह रियली, मुझे तो कभी नहीं लगा आज तक, पर फिर भी आपकी बात मानकर एक पत्नी के रिश्ते से आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतना पीने लगे? सौरभ, मुझसे गलती हो गई और पी लिया, सॉरी। मैं,
गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। आपको कोई बात थी या प्रॉब्लम थी तो एक बार मुझसे कह सकते थे, मुझसे शेयर कर सकते थे। बाहर के लोगों को बता सकते हैं, नशे में बाहर के लोगों को बता सकते हैं, पर मुझे नहीं बता सकते। ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुझसे? यही ना कि मजबूरी में आपको मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन मैं आपके साथ पत्नी जैसा कोई डिमांड या काम तो नहीं करती हूँ। मैं सिप्रा की जगह नहीं लेना चाहती, ना मैं आपकी मर्जी के बिना आप पर अपना हक जताना चाहती हूँ। पर इस रिश्ते से पहले हमारा एक और भी रिश्ता है, दोस्ती का। तो उस रिश्ते से ही सही मुझसे बात शेयर कर सकते हैं। मैं सारी जिंदगी आपकी दोस्त बनकर खुश हूँ, मुझे पत्नी नहीं बनना है। सौरभ, सॉरी नव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दिया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक मौका दे दो प्लीज। अब हम नई शुरुआत करेंगे। मैं ठीक है, अब हम दोस्त हैं तो कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों आपस में बात करने लगे। कभी कभी हम दोनों मूवी देख लेते, कभी कभी शॉपिंग पर जाते। इस तरह से कई महीने बीत गए। हम दोनों दोस्त की तरह रहते थे। हमारी दूसरी मैरिज एनिवर्सरी थी। आज हम दोनों ऑफिस से जल्दी घर आ गए। सौरभ मुझे रेडी होने को बोले। कुछ देर बाद हम दोनों अपने अपने रूम से निकले तो मेरी नज़र उन पर ठहर गई। वो बिल्कुल जानलेवा लग रहे थे। फिर मैं खुद को नॉर्मल करके उनके पास पहुंची और बोली, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सौरभ थैंक यू बोलकर धीरे से बोले, तुम तो आज जान लेने वाली हो लोगों की। इस ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हो। मैं तो बिल्कुल शर्मा के लाल हो गई। हम निकल गए। रास्ते में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सौरभ, तुम चलो तो। एक होटल के सामने पहुंचकर गाड़ी रुकी। हम अंदर गए। वहाँ कुछ मेरे दोस्त, कुछ उनके दोस्त थे। सौरभ मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखे थे। पार्टी बहुत शानदार रही। पार्टी के बाद हम घर आए। घर आई तो देखा घर के गेट पर बहू के गृह प्रवेश की चीजें रखी हुई थीं। मैं प्रवेश की तो सौरभ बोले, सही मायने में आज ही तुम्हारा प्रवेश हुआ है। मैं मुस्कुरा दी। फिर सौरभ ने एक पट्टी मेरे आंखों पर बांध दी। मेरा हाथ पकड़कर ले गए। कुछ देर तक मैं खड़ी रही। फिर सौरभ की आवाज मेरे कानों में पड़ी, हटाओ। मैं पट्टी हटाकर देखी तो सौरभ मेरे सामने घुटने पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में गुलाब था। मुझे देते हुए बोले, आई लव यू नव्या। मैं उन्हें देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत खड़े हो गए और मेरे आंसू साफ करके बोले, नहीं नव्या, रोना नहीं प्लीज। मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बिठा दिया और पूछा, तुम्हें ये रूम का डेकोरेशन पसंद आया? मैं रूम के चारों तरफ नजर डाली तो हैरान रह गई। रूम बहुत सुंदर सजा था। मैं बोली, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। फिर वो बोलने लगे, नव्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारी अच्छी सोच, अच्छे विचार और तुम्हारे व्यवहार से मुझे मोहब्बत हो गई है। मुझे लगता था इश्क दोबारा नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद से दूर भाग रहा था। मुझे लगा तुमसे दूर जाकर मैं खुद को बचा लूंगा, पर नहीं बचा पाया और हो गई तुमसे मोहब्बत। तुम इतनी अच्छी हो कि किसी को भी इश्क हो जाए। इसके बाद वो मुझे शीशे के पास ले गए और मुझे एक चेन पहनाते हुए बोले, ये मेरा गिफ्ट है और मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए। मैं बोली, मैं कल दूंगी। मुझे पता नहीं था इसलिए कुछ ले नहीं पाई। तो वो मेरे होठों पर उंगली रखते हुए बोले, नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैं कुछ समझती इससे पहले वो मुझे अपनी बाहों में उठा लिए और बेड पर लिटा दिए। मुझे शर्म आने लगी। मैं तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर, फिर वो मेरा चेहरा सामने लाए और मेरे होठों पर किस कर लिए। मैं शर्माकर उनसे लिपट गई। आज सिप्रा का जन्मदिन है। हम दोनों तैयारियों में लगे हुए हैं। आज वो 1 साल की हो गई, मतलब मेरी बेटी, जिसका नाम हम दोनों ने सिप्रा रखा है। और दोनों सिप्रा का जन्मदिन एक ही दिन है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।